मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। शादी के 3-4 साल बाद उन्होंने अपनी छोटी सी जॉब को छोड़ दिया और खुद का बिजनेस शुरू किया। किसी भी बिजनेस को जमने में समय लगता है, पर मेरे पति को सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए था। हर वक्त उनके दिमाग में यही चलता रहता कि कैसे बिजनेस को जल्द से जल्द ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला और मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि मैं उन्हें ऑर्डर्स दिलाने में मदद करूं। और उनके क्लाइंट्स के साथ मोबाइल पर नोटिफिकेशन टोन बजी। अनमनी सी बिस्तर पर पड़े पड़े मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो एक अनजान नंबर से हेलो का मैसेज आया था। डीपी देखकर पहचानने की कोशिश की। चेहरा देखा हुआ तो लग रहा था, पर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा था। होगा कोई नहीं पहचानने की स्थिति में मैंने अपने कंधे उचकाए और मैसेज को बिना रिप्लाई के लिए डिलीट कर दिया। वह नोटिफिकेशन टोन बजी। उसी अनजान नंबर से मैसेज था। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने फिर से अपने दिमाग पर जोर डाला। कौन है ये आदमी? जब नहीं याद आया तो मैंने रिप्लाई किया, सॉरी मुझे सच में याद नहीं नहीं पहचान पा रही हूँ। कौन है आप? अरे 4 दिन पहले तो आप मेरी बांसुरी पर आंखें बंद किए मंत्रमुग्ध सी हो गई थी, और अब पहचान भी नहीं रही है। याद आया, 29 अप्रैल मनाली। ओ, तो आप वही बांसुरी वादक हैं। वाह, आप बेहतरीन बांसुरी बजा रहे थे और मैं सच में कहीं खो गई थी। सबूत भी आपको मिल गया ना? देखिए, इतना खो गई थी कि आपको पहचाना भी नहीं। मैंने रिप्लाई किया। उनकी बांसुरी सुनकर उस दिन सच में किसी और ही लोक में पहुंच गई थी मैं। अचानक याद आया और मैंने पूछा, पर आपको मेरा फोन नंबर कैसे मिला? कल्पना जी, जिसे दिल ढूंढना चाहता है उसे ढूंढ ही लेता है। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर भी बताइए, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मेरा नाम भी पता है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। आपने पार्ट गैलरी से पेंटिंग परचेज करने के बाद रजिस्टर में अपना नाम और नंबर लिखा था ना? कल्पना जी, बस वहीं से मैंने ले लिया। ओह! पर क्यों? आपको मुझसे क्या काम है? मैं अब भी आश्चर्य में थी। क्यों? सिर्फ़ किसी से काम हो तभी बात करती हैं क्या आप? अजनबी ने पूछा। ऐसा नहीं है, पर मैं आपको जानती नहीं हूँ। हाँ, बस इतना जानती हूँ कि 4 दिन पहले आपकी बांसुरी सुनी और आप बेहतरीन कलाकार हैं। आपकी बांसुरी ने मन मोह लिया था मेरा, उसी तरह आपकी खूबसूरती ने मेरा मन मोह लिया है। आप मज़ाक कर रहे हैं, है ना? नहीं, सच बोल रहा हूँ, तभी तो आपके पीछे आर्ट गैलरी में भी चला गया। पर जब तक आपसे बात करता आप टैक्सी लेकर चली गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई इतनी खूबसूरत भी नहीं कि किसी का मन मोह लूं। आप बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं। मैं बातें नहीं बना रहा, आप मेरी नज़र से खुद को देखिए आईने में, फिर बताइए। ना चाहते हुए भी मेरी नज़र आईने की तरफ उठ गई, फिर घबराकर झट से हट भी गई। सॉरी, अभी काम है, मुझे जाना है, बाय, मैंने लिखा और झट से ऑफलाइन होकर फ़ोन बेड पर रख दिया। जाने क्यों दिल धड़क उठा था। आईने पर फिर से नजर गई। बेड से उठकर मैं आईने के करीब आ गई। चेहरा दाएं बाएं घुमाकर देखा। ठीक तो दिखती हूँ, पर अब उम्र की परछाई चेहरे पर दिखने लगी है। कैसे किसी का मन मोह सकती हूँ? मैं खुद से ही सवाल कर बैठी। उस बांसुरी वादक की बांसुरी की धुन जहन में गूंज उठी। इतना उम्दा कलाकार मुझे क्यों मैसेज करेगा? वो खुद देखने में स्मार्ट और सुंदर है। मैंने देखा था। एक अनजानी सी धड़क महसूस हो रही थी मुझे। आज तक किसी ने इतनी बेबाकी से मुझसे बात नहीं की थी। आईने में देखते हुए मैं पिछले दिनों में पहुंच गई। पिछले हफ्ते रजत की मनाली में एक बिजनेस मीटिंग थी। मैं भी जिद कर बैठी थी कि कुछ भी हो इस बार मुझे भी साथ जाना है। एक तरह से लड़ ही पड़ी थी रजत से। रजत मेरे पति हैं और अपने बिजनेस में खुद को इतना डुबा रखा है कि बाकी चीज़ों से उनको कोई मतलब ही नहीं। शादी के इन 20 सालों में मैं भी बस एक जिम्मेदारी निभाने वाली मशीन ही बनकर रह गई थी। रजत घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर बस अपने बिजनेस का ही होकर रह गया है। बाकी बचा समय भी दोस्तों, पार्टी और दारू के नाम कर रखा था। पर इस बार मैं भी अड़ गई थी साथ जाने के लिए। हमारी एनिवर्सरी भी थी इन दिनों, और मैं हर बार की तरह इस बार भी उसे बिजनेस ट्रिप के नाम भेंट नहीं चढ़ाना चाहती थी। मैंने रजत से कहा कि इसी बहाने हम कुछ वक्त तो साथ बिताएंगे। सालों हो गए थे मुझे कहीं घूमने गए हुए, अकेले कहीं कभी गई ही नहीं। और रजत को फुर्सत ही नहीं थी। एक तरह से रजत ने हम सबसे अलग अपनी अलग ही दुनिया बना ली थी। खुद को लेकर थोड़ा स्वार्थी भी हो गया था। उसका सारा काम सुचारू रूप से होना चाहिए बस, बाकी किसी से मतलब नहीं रहता उसे। मनाली आए 2 दिन हो गए थे। मैं होटल के कमरे में अकेली पड़ी, कभी टीवी देखती, कभी मोबाइल पर टाइम पास करती। यहाँ तक कि लड़ने का टाइम भी नहीं था। रात को इतना पी चुके होते कि कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर पड़ते। फिर मैं लाख चिल्लाऊं या बम फोड़ दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा दिन था मनाली में और आज हमारी एनिवर्सरी भी थी। फिर अगले दिन लौटना भी था।
आज मेरा सब्र जवाब दे गया था। बेसब्री से रजत के उठने का इंतजार कर रही थी। मैंने रूम सर्विस में कॉल करके अपने लिए एक चाय का ऑर्डर दिया और एक नज़र बेड पर सोए रजत पर डालकर खिड़की के पास आ गई। खिड़की खोली तो एक ठंडी हवा का झोंका तन मन दोनों को राहत पहुंचा गया। सूरज की लालिमा फैल चुकी थी। आंखें बंद कर मैंने एक गहरी सांस ली, मानो सारी ताजगी अपने अंदर भर लेना चाहती हूँ, और उतनी ही गहरी सांस छोड़ी भी जैसे अंदर भरी हुई बरसों की उदासी निकाल देना चाहती हूँ। वेटर चाय दे गया था। चाय पीते हुए मैंने एक बार फिर रजत की तरफ देखा। रजत महाराज अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। सोएंगे भी क्यों नहीं, दिन भर ऑफिस की मीटिंग्स और रात को क्लाइंट्स के साथ पार्टी। रात 2 बजे तो वो कमरे में आए और आते ही नशे में उन्हीं कपड़ों में बिस्तर पर गिरे और सो गए। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आज तो रजत को कहीं जाने नहीं दूंगी। काश आज रजत सारा दिन ना सही पर शाम का वक्त तो मेरे साथ बिताए। वो सोच ही रही थी कि रजत की नींद खुल गई। उफ, 9:30 हो गए, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? रजत आदत अनुसार मुझ पर चिल्ला उठा। रजत, आज हमारी एनिवर्सरी है, ऐसे चिल्लाकर ना अपना मूड खराब करो ना मेरा। आज का पूरा दिन हम साथ बिताएंगे, मनाली के सारे व्यू पॉइंट्स देखेंगे साथ साथ। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी और रजत बिस्तर से निकला और बाथरूम में घुसकर धाड़ से दरवाजा बंद कर दिया। हमेशा की तरह मैंने अपना स्वाभिमान पीछे किया और आंखों में भराए आंसुओं को गले में उतार लिया। एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया, आज गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे रजत का साथ चाहिए। बाथरूम से निकलकर रजत जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। रजत प्लीज आज कहीं मत जाइए, मेरे साथ रहिए। मैं लगभग गिड़गिड़ा उठी थी। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये एनिवर्सरी वेनिवर्सरी फालतू के ढकोसले हैं। बहुत शौक है तो खुद ही मना लो। मना किया था ना मैंने, फिर भी जिद करके आई हो तो अब भुगतो। मीटिंग छोड़कर तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आऊंगा। रजत ने डांटते हुए मुझे इस तरह देखा मानो मेरी जिद करके आने की इस तरह सजा दे रहे हैं। मैं बुस्सी खड़ी थी और रजत जा चुके थे। मेरी आंख से आंसू बहकर गालों पर बहुत देर बिखरते रहे। ठीक है, मेरा शौक है ना, तो मैं मनाऊंगी अपनी एनिवर्सरी। मैं भी अब जिद पर आ गई थी। आंसू पोंछकर मैं भी तैयार हुई और पर्स लेकर लॉबी में आ गई। रिसेप्शन पर जाकर थोड़ी पूछताछ की, क्या क्या घूमने लायक है मनाली में, और फिर होटल वाले से कहकर ही दिन भर के लिए एक कैब बुक किया और अकेली ही निकल पड़ी। मनाली की सड़कों पर बिल्कुल नीचे तक बादल उतर आए थे, मानो हाथ बढ़ाकर मैं उसे छू सकती हूँ। उन बादलों के बीच से कैब का गुजरना मन को बहुत हर्षित कर रहा था। सुबह की सारी तकरार भुलाकर अब मुझे यही ख्याल आता रहा कि अच्छा किया कल्पना जो तू घूमने निकल आई। होटल के कमरे में बैठकर अपना खून जलाती और कुड़ती रहती। इतना सुंदर नजारा देखने से भी वंचित रह जाती। विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर घूमते हुए शाम होने को आई। कैब से होटल की तरफ लौट ही रही थी कि एक आर्ट गैलरी में लगी प्रदर्शनी पर मेरी नजर पड़ी। थोड़ा और समय कट जाए ये सोचकर मैंने कैब ड्राइवर को प्रदर्शनी में ले चलने को कहा। आर्ट गैलरी के बाहर बहुत बड़ा सा लॉन था। हरी घास किसी गलीचे से बिछी थी और चारों तरफ मौसमी रंग बिरंगे फूलों की बहार थी। मैं इन सबको देखते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि बांसुरी की मधुर आवाज कानों में मिश्री सी घुल गई। लॉन के एक कोने में कोई बांसुरी बजा रहा था। मंत्र मुग्ध सी में भी उसी ओर खिंचती चली गई। बांसुरी हमेशा से मेरा प्रिय वाद्य यंत्र रही है। उस पर भी उसमें से निकलती हुई स्वरलेरी तेरे मेरे होंठों पर मीठे मीठे गीत मितवा की धुन बजा रही थी, जो कि मेरे पसंदीदा गानों की सूची में सबसे ऊपर है। मैं चलती हुई कब एक पत्थर पर बैठ गई, कुछ पता ही नहीं चला। वो बांसुरी वादक तल्लीन होकर बांसुरी को अपने होंठों से लगाए तेरे मेरे होंठों पर वाला धुन बजा रहा था। आसपास कुछ लोग उसी तल्लीनता से बैठे हुए उस धुन में खोए हुए थे। कुछ फॉरेनर्स भी थे जो कि मंत्रमुग्ध से उसे सुन रहे थे। एक के बाद एक कई धुन उसने बजाई। करीब 1 घंटे में भी बुत बनी उसे सुनती रही। जब उसने बजाना बंद किया तो सब लोगों ने उसे घेर लिया। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। मैं भी मिलकर उसे इतनी खूबसूरत शाम के लिए धन्यवाद देना चाहती थी, पर सबके बीच जाने और किसी अनजान से बात करने में एक झिझक महसूस हुई। बिना मिले ही मैं प्रदर्शनी में चली गई। एक पेंटिंग पसंद आई तो उसे लिया और कैब से वापस अपने होटल आ गई। कुल मिलाकर वो दिन बहुत अच्छा बीता और एक बात यह भी समझ आई कि जब हम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते तो उसका रोना छोड़कर खुद को कैसे खुश रख सकते हैं। इस पर विचार करें। अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहकर दुखी रहना सही नहीं है। इतने साल रजत की आदतों को जानते हुए भी मैं हमेशा उससे उम्मीद करती और अपना दिल दुखाती थी। अभी इन्हीं विचारों में खोई थी कि फोन पर फिर से मैसेज आया। कहाँ खो गई? मुझे पता है कि आप अब भी आईने के सामने होंगी और आईने ने आपको बता दिया होगा कि आप कितनी खूबसूरत हैं। जी नहीं, मैं आईने के सामने नहीं थी, काम कर रही थी।
मैंने सफ़ेद झूठ लिख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, पर उस दिन जब आप बांसुरी की धुन में खोई हुई थी और आपके बाल आपके चेहरे पर बल खा रहे थे और आप बेख्याली में बार बार उन्हें हटा रही थी, तो आपको पता नहीं, पर मेरे होश खो रहे थे। बांसुरी वाले ने लिखा। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। मुझे उसकी बातें पढ़कर हंसी आ रही थी और मन ही मन सोचा कितना आसानी से फ्लर्ट कर रहा है ये इंसान। अरे आप मेरी बात मानती क्यों नहीं? काली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में आप कयामत लग रही थी। पूरे 3 दिन से सोया नहीं हूँ, आंख बंद करते ही आप दिखाई देती हैं। ओह माय गॉड! आप कितना झूठ बोलते हैं। अब तो मैं सच में हंस पड़ी। पहली बार इस तरह खुलकर कोई फ्लर्ट कर रहा था और मुझे भी गुस्सा आने की जगह मजा आ रहा था। शायद अपने अकेलेपन से मैं भी उकता गई थी। रजत अपने काम पर, दोनों बेटे भी कॉलेज और फिर अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। तीनों को मेरी याद बस खाने के वक्त आती थी। बेटों को पैसे चाहिए होते या पापा से कोई सिफारिश करवानी होती तो मम्मी दिखती थी। रजत को भी बस मुझसे इतना ही मतलब था कि मेरा ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है। बाकी कोई बात मैं कहना चाहूँ तो हर बार बाद में सुनता हूँ, अभी दिमाग मत चाटो कहकर बोलती बंद करवा देते। मैंने भारी हुआ आए मन को संभाला और विचारों को झटकने का प्रयास किया। भर आई आंखों को भी दुपट्टे से पोंछ लिया। आजकल एक तो ये भी मुसीबत हो गई थी मेरे साथ कि कुछ हुआ नहीं कि बस आंसू टपक पड़ते। शायद आंख में लगे नल में लीकेज की प्रॉब्लम आ गई है मेरे। इस ख्याल से मैं मुस्कुरा उठी। आप मुझसे दोस्ती करेंगी कल्पना? फिर से मैसेज आया। दोस्ती सिर्फ कहने से नहीं हो जाती अजनबी जी। अब तक मुझे आपका नाम भी नहीं मालूम है। मैंने लिखा। विकास, विकास नाम है मेरा। मैं एक इंजीनियर हूँ और अपना खुद का छोटा सा बिजनेस है। बांसुरी शौकिया बजाता हूँ, थोड़ा थोड़ा गा भी लेता हूँ। अब आप बताइए और क्या जानना चाहती हैं जिससे हमारी दोस्ती की शुरुआत हो सके। आपकी बांसुरी तो सुन चुकी हूँ, जादू बिखेर देते हैं आप। गाना भी अच्छा ही गाते होंगे। जहाँ तक दोस्ती की बात है तो मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं कर पाती। माफ़ करिएगा। कोई बात नहीं, जल्दी किसे है? मैंने भी 3 दिन हिम्मत जुटाई, तब आज मैसेज कर पाया हूँ। अच्छा क्या आप कल शाम फिर आएंगी उसी जगह? मेरा छोटा सा बांसुरी का प्रोग्राम है। अगला मैसेज भी विकास का आया। जी मैं मनाली में नहीं रहती, घूमने आई थी और अब लौट चुकी हूँ। वहाँ होती तो ज़रूर आ जाती, फिर से एक बार आपकी मधुर संगीत में खोने का मौका मिल जाता। ओह कल्पना तुम कहाँ से हो? विकास बहुत जल्दी तुम पर आ गया। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैंने छोटा सा जवाब दिया। मन में ये भी ख्याल चल रहा था कि किसी अजनबी से इतना बात करना सही भी है या नहीं। किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं, पर देखने में तो मुझे शरीफ और अच्छे घर का लगा था और उसे मैं एक कलाकार के रूप में देख रही थी, इसलिए बात कर रही थी। मैं आपसे बड़ी हूँ तो प्लीज़ आप मुझे आप करके संबोधित करें। मुझे उसका तुम बोलना खटका। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है, दोस्ती में तुम चलता है और बड़े छोटे की कोई बात ही नहीं है। तुम भी मुझे तुम या तू करके बुला सकती हो। सॉरी मेरी आदत नहीं है। मैं सबसे आप करके ही बात करती हूँ और वैसे भी मैंने अभी आपसे दोस्ती नहीं की है। आपके बांसुरी बजाने से प्रभावित थी इसलिए बात कर ली। मुझे अब उससे बात करना असहज कर रहा था। मैं बाय बोलकर ऑफलाइन हो गई। बाप रे ये तो बहुत तेज़ है। मेरा नाम नंबर सब पता कर लिया और कितना फ्लर्ट कर रहा था। मैं भी ना जाने क्यों उससे इतना बात कर गई। कहीं ना कहीं मुझे बात करना अच्छा भी लग रहा था। आज तक ऐसे कभी किसी अनजान व्यक्ति ने ना मुझे मैसेज किया था और ना कभी इस तरह की बात हुई थी। मैं तो पुरुषों से बात करने में घबराती भी हूँ, भले को एजुकेशन में पढ़ाई हुई है, पर घर में यही सिखाया गया था कि लड़कों से दोस्ती तो दूर बात भी करने की ज़रूरत नहीं है। उस ज़माने में लड़का लड़की बात भी करें तो बड़ी बात हो जाती थी। मैंने एक बार फिर से शीशे में देखा। क्या मैं सच में उसे इतनी सुंदर लगी? बालों की एक लट मैंने चेहरे पर गिराई और फिर ओले से हटाया। धत, मैं भी कितनी पागल हूँ, कहाँ उसकी बातों पर विश्वास करने लगी। अगर इतनी ही सुंदर होती तो क्या रजत मुझसे ऐसे दूर दूर रहते? इन 20 सालों में तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं सुंदर हूँ। मुझे याद है कि जब मैं शादी करके आई थी, रजत बार बार अपने एक दोस्त की वाइफ की तारीफ करते थे जिनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। हमेशा कहते कि तुम देखना तनु भाभी कितनी सुंदर हैं, उनके जैसी सुंदर मैंने और किसी को नहीं देखा। रजत ने ये बात इतनी बार कही थी कि जब वो लोग मुझसे मिलने आए तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। मेरे हर हाव भाव और बातों में आत्मविश्वास की कमी लग रही थी। उनके जाते ही रजत ने मुझसे नाराज़गी भी जताई। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी उनके सामने? क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में? कैसी बेवकूफ़ बीवी मिली है मुझे। मैं क्या कहती थी रजत से कि आपने ही बार बार तनु भाभी की तारीफ करके मुझे कॉन्शियस कर दिया था। ऐसा अक्सर ही होता था कि किसी न किसी बात पर रजत मुझे नीचा दिखा देता था।
वो इस बात का भी ध्यान नहीं रखता कि 10 लोग बैठे हैं, उनके सामने तो ना बोले। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास खोने लगा। हर काम इस हिसाब से करती कि रजत नाराज ना हो। फिर भी मेरे ऊपर चिल्लाने के लिए उसे कुछ ना कुछ नजर आ ही जाता। सीधा कहता कि किसने कहा था तुम्हें दिमाग लगाने के लिए, जितना कहता हूँ उतना सुना करो बस। ये रजत का फेवरेट डायलॉग था। नतीजा ये हुआ कि मैं हर काम में डरने लगी। घर सारा मैं ही संभालती थी बिना रजत की मदद के। फिर भी आत्मविश्वास घटता ही जा रहा था। उफ, मैं फिर से कहाँ पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। याद करने लगे तो किस्सा खत्म ही नहीं होगा। मन दुखी होकर बस आंसुओं का झरना बह निकलेगा। आजकल इस बात पर भी डांट खाती हूँ कि जब देखो तब नाटक करने लगती हो। अब कैसे समझाऊं कि ये नाटक नहीं है। मैं भी किसी के आगे रोना नहीं चाहती। ये आंसू मानते ही नहीं। रात को सोते समय मैं रजत से बात करना चाहती थी। आज के मैसेज के बारे में बताना चाहती थी। रजत सुनिए, सो गए क्या? क्या हुआ बोलो। रजत ने बहुत रूखे से कहा, आपको याद है मनाली में जिस दिन मैं अकेले घूमने गई थी और आकर बताया था कि आज बहुत बढ़िया बांसुरी सुनने को मिली थी? हाँ तो यही बकवास बोलना था तुम्हें। सोने दो यार, ये फालतू की बातों में मेरी नींद मत खराब करो। रजत बिना पूरी बात सुने पलटकर सो गया। रजत, मेरी बात तो सुनते। मैं आपकी पत्नी होने के साथ दोस्त भी बनना चाहती हूँ। अपनी सारी बात आपसे कहना चाहती हूँ। आपकी हर बात जानना चाहती हूँ। मेरे मन की उथल पुथल किससे कहूँ। मैं मन ही मन सारी बातें रजत को बता रही थी और उनके खर्राटों की आवाज़ सुन रही थी। काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई। विकास की लिखी बातें मेरे जहन में घूम रही थी। उससे भी ज़्यादा बेचैनी इस बात को रजत से बताने की हो रही थी। पर वो तो हमेशा की तरह पीठ उल्टाकर सो चुके थे। सुबह आंख खुली ही थी कि टिंग की आवाज़ के साथ गुड मॉर्निंग का मैसेज आया, जिसे विकास ने भेजा था। मैंने भी गुड मॉर्निंग लिखकर भेज दिया। कैसी हो? अगला मैसेज भी तुरंत आ गया। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। जाने क्यों, बात करूं या ना करूं इसका निर्णय नहीं कर पा रही थी। दोपहर को फिर से मैसेज आया, क्या कर रही हो? रिप्लाई भी नहीं दिया। सुबह, मेरे पास घर के बहुत से काम हैं, बात करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने रिप्लाई कर दिया। डर तो नहीं रही मुझसे? अरे मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। मैं क्यों डरूंगी भला? मेरे पास सच में टाइम नहीं है, मैंने लिख दिया। पर सच्चाई तो यही थी कि सुबह सबके जाने के बाद से मैं दिन भर अकेली ही पड़ी रहती थी। तो क्या सोचा मुझसे दोस्ती के बारे में तुमने कल्पना? पहले तो आप मेरा नाम लेना बंद करिए, और ये तुम भी नहीं चलेगा, समझे आप? बड़ी हूँ आपसे, मुझे उसका इस तरह मेरा नाम लेना ऑकवर्ड फील करा रहा था। तुम बार बार बड़ी हूँ क्यों बोल रही हो? कहा ना मैंने, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ कि तुम्हारे क्या क्या शौक हैं। विकास ने बात बदल दी तो मुझे कुछ राहत मिली। उसके बाद काफ़ी देर नॉर्मल बातें होती रही। उसने अपने बारे में, परिवार के बारे में और भी बहुत कुछ बताया। उसके घर में उसके माता पिता, वाइफ और 3 साल की बेटी है। मैंने भी थोड़ा बहुत बताया अपने बारे में और परिवार के बारे में। मन बार बार कह रहा था कि इतना बात करना ठीक नहीं है, पर दूसरी तरफ कोई बात करने को मिला था तो अच्छा भी लग रहा था। मैं ऐसे भी कम ही बोलती थी, पर पिछले कुछ सालों में मेरा बोलना लगभग बंद ही हो गया था। सुनने वाला कोई ना हो तो इंसान किससे बात करे। कभी कभार मायके या ससुराल में बात कर लेती थी, वो भी बहुत औपचारिक बातें ही होती थी। तो बाकी अपने घर में तो मरघट सा सन्नाटा बिखरा रहता था। टीवी और मोबाइल कितना देखे कोई। किताब पढ़ने का शौक था तो वो भी जिम्मेदारियों के बीच कब का छूट गया, कुछ पता ही नहीं चला। करीब घंटे 1.5 घंटे हमारी चैट हुई। आज की दोपहर मुझे बोरियत महसूस नहीं हुई। अच्छा लगा उससे बात करके। मैंने अपने डर को समझाया कि ज़्यादा डिटेल बातें नहीं बताऊंगी घर की। आजकल ऐसे ठगी की वारदातें समाचार पत्र में पढ़ती रहती हूँ, सावधान रहूंगी। अगर कुछ गड़बड़ लगा तो बात बंद कर दूंगी। ब्लॉक का ऑप्शन तो है ही। अब उसका सुबह दोपहर शाम कभी भी मैसेज आ जाता और मैं बातों में लग जाती। धीरे धीरे मेरा डर भी कम हो रहा था। अब मुझे भी इंतज़ार रहता था उसके मैसेज का। उसका बार बार ये कहना कि वो मुझसे प्यार करने लगा है, इसे मैं हंसकर टाल जाती थी। मुझे अपनी हकीकत का पता था। हाँ, पर उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। अपनी बातों से वो हमेशा मुझे स्पेशल फील कराता था। रजत ने कभी भी ऐसा फील नहीं करवाया था। शायद उसके लिए कभी मैं स्पेशल रही ही नहीं। करीब एक हफ्ता बीता होगा। विकास ने मुझसे पूछा, एक बात सच्ची सच्ची बताना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो। नहीं मानूंगी, बताओ क्या बात है। मैंने भी उत्सुकता से जानना चाहा। वैसे तो मैं तुम्हारी डीपी को हर रोज़ कई बार देखता हूँ, पर कल रात मैंने तुम्हारी डीपी को जूम किया और तुम्हारे होंठों पर किस किया। विकास का ये मैसेज पढ़ते ही मेरा दिल धक से हो गया। एक लहर सी उठी पूरे बदन में, मानो उसने सच में मेरे होंठों पर किस किया हो। मेरा कोई रिप्लाई ना देखकर उसने पूछा,
नाराज़ हो गई क्या? नहीं, मैं बस इतना ही लिख पाई और ऑफ़लाइन हो गई। समझ ही नहीं आया कि इस बात पर क्या और कैसे रिएक्ट करूँ। विकास से ये बात करना अच्छा लगने लगा था, पर ये सब ध्यान भी नहीं आया था। पूरी रात उसकी बातें मन में घूमती रही। बार-बार आँखों के सामने वो मेरी तस्वीर को चूमता हुआ दिख रहा था। मेरी घबराहट और धड़कन दोनों बढ़ गई थी। रजत आराम से मेरी तरफ पीठ किए सो रहे थे। मैं कभी इस करवट तो कभी उस करवट, कई बार तो हाथ अपने आप होंठों पर चले गए। सुबह विकास ने गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ एक ऑडियो भी भेजा था। मैंने देखा पर रिप्लाई नहीं किया और ऑडियो भी नहीं सुना। घर के काम निपटाने के बाद और सबके जाने के बाद मैंने ऑडियो मैसेज प्ले किया। विकास की आवाज़ थी, बहुत खास हो तुम, बस तुम्हारे लिए मैंने ये रिकॉर्ड किया है। इसके बाद बांसुरी की धुन थी, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जैसे जैसे मैं सुनती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन मदहोश होती जा रही थी। कितनी बार मैंने उसे रिप्ले करके सुना, उसकी आवाज़ और वो बांसुरी की धुन मुझ पर अपना जादू चला रही थी। ऐसी बेचैनी और सीने में जलन मुझे कभी महसूस ही नहीं हुई थी। आंख से आंसू अपने आप बह रहे थे और पूरा शरीर एक तरह से थरथरा रहा था। एहसास था या मुझे नहीं पता, पर मैं डूबती जा रही थी। फ़ोन की घंटी से मेरी तंद्रा टूटी। विकास का ही फ़ोन था। मैं उठाऊँ या ना उठाऊँ सोचती रह गई और रिंग बंद हो गया। जाने क्यों राहत की सांस ली मैंने। विकास से बात करने की स्थिति नहीं थी मेरी। आंख बंद कर जैसे ही लेटी फिर से फोन बज उठा। थरथराते हाथों से मैंने फोन उठाया। हेलो, कैसी हो? तुमने ऑडियो सुना? कैसा लगा? यार तुमने पागल कर दिया है मुझे। पूरी रात सो नहीं सका मैं, बस तुम्हारी तस्वीर देखते देखते ही सुबह हो गई। फिर ये रिकॉर्ड किया तुम्हारे लिए। कल्पना कुछ तो बोलो यार, तुम सुन रही हो? चुप क्यों हो? बोलो तो। नाराज हो मुझसे? मैं क्या बोलती, मेरी तो आवाज़ ही मानो हलक में अटक गई थी। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। आंसुओं की झड़ी लगी थी। इतना प्यार कोई मुझसे करे ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। माँ बाप ने किया होगा पर उनके अलावा किसी ने भी नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, सुन रही हूँ। कल्पना तुम रो रही हो? सॉरी यार, मैं तुम्हें खुश करना चाहता था, रुलाना नहीं। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, कुछ तो बोलो यार। अभी बात नहीं कर पाऊंगी, बोलकर मैंने फोन काट दिया। दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर मैं जोर जोर से रो रही थी। क्यों रो रही थी ये पता नहीं, बस रोए जा रही थी। बहुत देर रो लेने के बाद मन थोड़ा शांत हुआ। मैंने फिर से उसकी ऑडियो मैसेज को सुना। उसकी आवाज़ में सच में जादू था, सीधे मेरी रूह तक पहुंच रही थी। एक मन कर रहा था कल्पना स्वीकार कर ले उसकी दोस्ती, और दूसरा मन कह रहा था कल्पना ये सही नहीं है, आगे मत बढ़। इसी कश्मकश में मैंने 2 दिन गुजार दिए। उसके जितने भी मैसेज आए मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब जब मैसेज आता मन में एक हुक सी उठती। कितनी बार ही उस ऑडियो को मैंने सुना। बहुत खास हो तुम, तुम्हारे लिए ही रिकॉर्ड किया। उफ, ये एक वाक्य और उसकी आवाज़ मेरे अंदर इतना हलचल मचा चुकी थी कि मैं इसे मैसेज करने को मजबूर हो गई। हेलो, वो शायद फ़ोन लेकर ही बैठा था। झट से रिप्लाई किया, कैसी है तू? मुझे इंतज़ार था तेरे मैसेज का। अब वो तुमसे तू पर आ गया। इस पर मेरा ध्यान गया, पर मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना लिखा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सच में? हाँ, सच में बहुत अच्छी है। बिल्कुल दिल को छू गई। आज तक मेरी आवाज़ की किसी ने तारीफ़ नहीं की इस तरह। ये बताओ, सिर्फ मेरी आवाज़ पहुँची दिल तक, मैं नहीं पहुँचा? हाँ, आप भी पहुँचे। इतना लिखने में तो मुझे लगा कि मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। मेरे दिल की धड़कन धोखनी की तरह चल रही थी। आई लव यू यार, काश कि मैं तुम्हारे सामने होता अभी। ये किस वाले इमोजी देखकर तो मेरी शर्म और बढ़ गई। गाल अंगारों से दहक रहे थे और होठों की मुस्कान थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता है, मैंने अभी अभी फिर से तुम्हारी फोटो को जूम करके चूमा। थैंक यू सो मच यार, मुझे इतनी खुशी देने के लिए। उसका मैसेज पर मैसेज आ रहा था और मुझे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। बस सांसों और धड़कनों को संभालने में लगी थी। रिप्लाई ना आता देख विकास ने कॉल कर दिया। मेरे कॉल उठाते ही आवाज आई, थैंक यू सो मच जान, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी जो मैं फील कर रही हूँ ऐसा आज तक कभी फील नहीं किया। तू आगे भी देख मेरे साथ कितनी खुश रहेगी। और सुन, ये आप मत बोला कर, तू बुलाया कर, समझी? ये नहीं होगा मुझसे, तुम की कोशिश फिर भी कर सकती हूँ। मेरी धड़कन अब भी शांत नहीं हुई थी। काफ़ी देर हम बात करते रहे। फ़ोन रखने के बाद मुझे लगा मैं आसमान में उड़ रही हूँ। होठों की मुस्कान कान तक फैल रही थी, गाल शोलों से दहक रहे थे। इस उम्र तक पहुंच गई हूँ पर आज तक मुझे ऐसे एहसास नहीं हुए थे। हर सुबह उसका गुड मॉर्निंग मैसेज आते ही मेरी पाँछें खिल जाती। दिन भर में कितनी बार फ़ोन चेक करने लगी थी कि उसका कोई मैसेज आया कि नहीं।
यहाँ तक कि अब मैं उसकी डीपी ज़ूम करके उसका चेहरा निहारने लगी थी। बड़ा सुकून सा मिलता था मुझे। अगले 3-4 दिन में हमने खूब बातें की। मैं भी अब खुलने लगी थी। अपने मन की बात, रजत की बेरुखी सब उसे बताने लगी थी। कोई तो सुनने वाला मिला था और विकास हमारी जान-पहचान वाला या रिश्तेदार नहीं था, जिसके कारण मुझे लगता था कि मैं उससे कोई भी बात करूँगी तो वो किसी को बताएगा नहीं। घर की बात और अपने परिवार की इज़्ज़त बनाए रखने के लिए मैंने कितनी ही बातें अपने मन में दफ़न कर ली थी। इतना अंदर दबा दिया था कि अब याद भी नहीं आती थी वो सारी बातें। शायद ये मानव स्वभाव है कि अजनबी से हम ज़्यादा खुलकर बात कर पाते हैं। वहाँ ये डर नहीं होता कि ये हमारा मजाक उड़ाएगा या पीठ पीछे बातें करेगा। और किया भी तो कौन सा मेरे किसी नज़दीकी को जानता है। अब उसे यकीन हो गया था कि मैं भी उसे चाहने लगी हूँ। एक दिन उसने कहा कि उसकी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बनाए उसे 4 साल हो गए हैं। वो जब से प्रेग्नेंट हुई उसके बाद से ही नहीं किया। ऐसा क्यों? मुझे इजैकुलेटिव रेटार्डाटा की प्रॉब्लम है। ये क्या होता है? मुझे समझ नहीं आया और मैंने सहज ही पूछ लिया। मेरा जल्दी नहीं होता, मुझे घंटे भर का टाइम लगता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, मना कर देती है। ओह! मैंने इतना ही कहा और कहती भी क्या इस टॉपिक पर? मैं बोलूँ भी क्या? जानती है, तुझे याद करके मैंने कल खुद से किया तो 10 मिनट में ही हो गया। तुमने जादू कर दिया है मुझ पर। हे भगवान! ये क्या बोल गया विकास? ऐसी बातें ठीक नहीं। क्यों? क्यों ठीक नहीं है? अरे ये भी प्रकृति की दी हुई चीज़ है, हमारे शरीर की ज़रूरत है। जैसे भूख लगने पर खाना खाते हैं, वैसे ही ये भी हमारे शरीर को तनाव मुक्त और सुचारू रूप से काम करने के लिए ज़रूरी है। विकास ने समझाने की कोशिश की। हाँ, जानती हूँ, पर ये हमारे बीच ठीक नहीं है। मैं एक शादीशुदा हूँ और तुमसे बड़ी भी। हम बाकी बातें करते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ये बातें नहीं। मैं अब असहज होने लगी। ये बड़े-छोटे का क्या लगा रखा है? बस मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। बोल, करती है ना? हाँ। तो फिर डरती क्यों है? देख, मैं तेरे होठों को चूम रहा हूँ। मैंने तुझे बाहों में भर लिया है। मेरे हाथ तेरे कमर से होते हुए पेट पर जा रहे हैं। विकास का मैसेज पर मैसेज आते जा रहा था। मैं पढ़ रही थी और मेरा खून नसों में बेतहाशा दौड़ रहा था। सिर पर जकड़न सी महसूस हो रही थी, मानो सारी नसें तन गई हैं। दिल की धड़कन भी रेलगाड़ी सी धड़क धड़क दौड़ रही थी। पूरा जिस्म दहक रहा था। मेरे हाथ कीबोर्ड पर अपने आप चले गए और मैंने टाइप किया, आ। मत लिखो ये सब विकास, प्लीज विकास। विकास ने लिखना बंद नहीं किया। ऐसी ऐसी बातें लिखता गया कि मैं पिघलती गई। तू भी बताना, तुझे क्या अच्छा लगता है संबंध बनाते समय? होठों को चूमना। और वो और लिखता गया। मैं बताती गई। मेरा दिमाग मेरे बस में था ही नहीं। उसने अपनी बातों से पूरी आग लगा दी थी। काफी सालों बाद ऐसा उन्माद, ऐसा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला था मुझे। आज से पहले ऐसा मजा नहीं आया। चल बाय, फिर बात करते हैं। अब मस्त नींद आ रही है। बाय। मुझे भी अब नींद आ रही थी, सुकून की नींद। सोकर उठी तब होश आया कि ये मैंने क्या किया। मन कचोटने लगा बुरी तरह से। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत हुआ। अपनी नज़रों में मैं खुद को गिरा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ समझ नहीं आया तो मैंने विकास को मैसेज किया। आज जो हुआ वो बहुत गलत था। ये नहीं करना चाहिए था हमें। मैं अब नहीं बात करूँगी तुमसे। इससे बचने का यही एक तरीका है। कुछ गलत नहीं किया हमने। तुम ज़्यादा मत सोचो और ये फालतू की बात मत करो। विकास का तुरंत रिप्लाई भी आ गया। नहीं, ये गलत हुआ है और गलत है। मैंने लिखा और विकास की रिप्लाई का इंतज़ार किए बिना उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक तो कर दिया था मैंने, पर विकास से बात करने के लिए मन हर वक्त तरस रहा था। इन 15-20 दिनों में ही वो मेरे दिल पर कब्जा कर बैठा था। उसकी प्यारी बातें मुझे हर पल याद आती और आंखों से झरना बह निकलता। जब तक सब घर में रहते बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए रहती, फिर मौका मिलते ही खूब रोती। कल जो भी हुआ था उससे भी मन परेशान था, ग्लानि से मरा जा रहा था। बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि मम्मी पापा को पता चला तो उनको कितना दुख होगा। उनके दिए संस्कार को मैंने दागदार कर दिया। रजत को पता चलेगा तो वो क्या कहेगा? इसकी चिंता नहीं थी मुझे। उसे तो मैं खुद सारी बात बताने के लिए व्याकुल थी। चाहती थी कि उसे सब बताऊं और वो गले लगाकर कहे कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर यह तो मेरी कोरी कल्पना ही थी। रजत के पास मेरे लिए फुर्सत ही कहाँ थी और ना ही उसके दिल में तमन्ना थी मुझसे बात करने की। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसके सारे काम समय पर हो जाएं। ये दो तरह की फीलिंग्स मुझसे संभाले नहीं संभल रही थी। दिन तो फिर भी इधर-उधर करके बीत जाता, पर कहते हैं ना कि कोई भी दर्द रात को ज़्यादा उभर जाता है। ठीक वैसे ही मेरा दर्द भी उभर आता। रजत तो देर से आते, खा पी कर सो जाते। मैं रात भर झटपटाती रहती। काश कि रजत मेरी बात सुनते। मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरत थी किसी के सहारे की, जो मुझे समझाए, मुझे सँभाल ले। पर रजत और मेरे बीच बस अब काम की ही थोड़ी बहुत बात होती थी। बाकी उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था। हर रात में भगवान को ही कटघरे में खड़ा कर देती।
सब कहते हैं आपकी मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो अब इस उम्र में मुझ में इन एहसासों को क्यों जगाया? क्यों विकास को मेरी ज़िंदगी में भेजा? जब मुझे इजाज़त ही नहीं प्यार करने की तो क्यों? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया भगवान जी? आपसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। मेरे जीवन का आज तक जो भी हुआ मैं सब स्वीकार करती गई। जो भी पीड़ा थी बिना किसी को कहे सब सहती रही। कभी भी आपको दोष नहीं दिया। अपनी किस्मत मान 2 आँसू बहाए और खुद ही पहुँचकर उठ खड़ी हुई। फिर क्यों आपने मेरे साथ अब ऐसा किया? आपको नहीं पता कि उम्र के साथ भावनाओं से कमज़ोर पड़ती जा रही हूँ। फिर से मज़ाक क्यों किया मेरे साथ? इतनी अभागी क्यों बना दिया मुझे कि एक बूंद प्यार भी नसीब में नहीं लिखा? क्यों 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 किया आपने मेरे साथ ऐसा? मेरे आंसू रुकते ही नहीं थे। लेटे लेटे अपनी सिसकियों को दबाए हर रात में बहुत रोती। आंसू आंख के कोरों से बहकर तकिया भिगोते रहते। मैं 5-6 दिन ऐसे ही तड़पती रही। विकास से बात करने के लिए मन परेशान था। आखिर मैंने उसे अनब्लॉक कर दिया। उसे मैसेज किया कि उससे बात किए बिना रहा नहीं जा रहा, बहुत याद आ रही है। कुछ देर बाद ही उसका रिप्लाई आ गया, क्यों खुद को और मुझे परेशान कर रही है? देख, कुछ गलत नहीं हुआ हमारे बीच। तू जितना सोचेगी उतना परेशान होगी। जब तक जिंदगी है मजे ले। विकास से मेरी बात फिर शुरू हो गई थी। दिल को राहत मिली पर दिमाग बार बार चेतावनी दे रहा था कि कल्पना तू गलत कर रही है। समाज और परिवार के लिए ऐसे रिश्ते सही नहीं है, संभल जा। दिल और दिमाग की जंग जारी थी। नतीजा ये हुआ कि जब विकास से बात होती तो मैं खुश होती और उसके तुरंत बाद अपराध बोध से ग्रसित हो जाती। मेरे स्कूल के दोस्तों का एक ग्रुप था व्हाट्सएप पर, जिसमें मैं पहले बहुत एक्टिव रहती थी, हंसी मजाक और बातें करती थी। अब वहाँ भी बहुत कम शामिल होने लगी। उनमें भी किसी से ऐसी दोस्ती नहीं थी कि हाल दिल सुना सकूं, किसी से सलाह ले सकूं। बस अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड पूर्वी का नंबर मिला था, जिससे ज़्यादा बातें होती थी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि उससे कैसे ये सब कहूँ। उसे मेरे अतीत का कुछ भी पता नहीं था। बस जैसा सबको मैं दिखाती आ रही हूँ कि मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति हम सब बहुत खुश हैं। हमारा एक आदर्श परिवार है, उतना ही उसे भी पता था। एक और स्कूल फ्रेंड है ललित, उससे कभी-कभी बातें हो जाती थी। ललित एक बहुत ही अच्छा और हँसमुख इंसान है। भले स्कूल में हमारी ना बात हुई, ना दोस्ती थी, पर अब पिछले 3-4 साल से अच्छी दोस्ती हो गई है। फ़ोन पर अक्सर बातें हो जाती हैं। उससे मैं थोड़ा खुली हुई हूँ, तो घर की असली स्थिति का उसे पता था। सिर्फ़ वही एक था जिससे बात करके मैं तनाव मुक्त महसूस करती थी। पर इन दिनों उससे भी बात नहीं कर पा रही थी। फ़ोन आता भी तो बहुत औपचारिक बात करके रख देती। एक दिन उसने मेरी आवाज़ पकड़ ली। "क्या हुआ बे? आजकल तेरी आवाज़ ऐसी परेशान और उदास वाली क्यों लग रही है? घर में फिर कुछ हुआ क्या?" उसकी चिंता से भरी आवाज़ अपने लिए सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। गला भर्रा गया और आंख बरसने लगी। अब वो और परेशान हो गया। बोलेगी, कुछ हुआ क्या है? मुझे प्यार हो गया है, मैंने इतना कहा किसी तरह, और फिर रोने लगी। ललित स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, पहले चुप हो जाओ और फिर पूरी बात बताओ कि क्या हुआ है। कुछ देर लगी मुझे शांत होने में। फिर मैंने सुबह हुए मनाली से लेकर विकास के मैसेज तक की सारी बात बता दी। सिवाय उस दिन की बात के वो बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ललित ने सारी बात शांति से सुनी। मुझे कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि देखो, किसी से बात करना बुरा नहीं है, लेकिन आज के समय में किसी पर आसानी से भरोसा करना भी सही नहीं है। तुम्हें अगर बात करके खुशी मिलती है तो ज़रूर बात करो, पर एक सीमा में। आजकल ऐसे ऑनलाइन वाले प्यार बहुत होते हैं और लोग धोखा खाते हैं। मैं ललित की बात सुन रही थी, उसे बता नहीं पाई कि मैं सीमा लांघ चुकी हूँ। क्या करूँ ललित? मैं उससे बात नहीं करती हूँ तो भी परेशान रहती हूँ, और करती हूँ तो भी परेशान रहती हूँ। मैं फिर से रो रही थी। देखो, पहले तो रोना बंद करो। तुम्हारा दिल करता है तो बात करो उससे, पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। और जहाँ तक बात है कि उससे बात करने के बाद भी परेशान होती हो, तो उसका कारण बस यही है कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों और औरतों को घुट्टी में पिलाया जाता है कि किसी लड़के से या पराये मर्द से बात मत करो, बुरी बात है, घर की इज्जत चली जाएगी। यही काम पुरुष करें तो उसे कोई गिल्ट नहीं होता। तो तुम भी गिल्ट से निकलो, ऐसा कुछ बुरा नहीं किया है तुमने। हाँ, ऐसे रिश्तों की भनक घर में पड़ जाए तो परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए यही कहूँगा कि एकदम से बात करना बंद मत कर, धीरे धीरे कंट्रोल कर खुद पर। इसको इतना भी बताकर बहुत हल्का महसूस हो रहा था मुझे। उसका समझना भी अच्छा लग रहा था, पर फिर भी मेरे मन का द्वंद्व समाप्त नहीं हो पा रहा था। मैं ललित को नहीं बता पाई कि मैं सीमा लांघ चुकी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। अब हर रोज ललित का फोन आने लगा। वो मुझसे बहुत बातें करता, मेरा मन लगा रहे और मैं हंस पड़ूं, इसके लिए वो कितने ही किस्से अपने कॉलेज लाइफ के सुनाता रहता। अपने आस पड़ोस के किस्से, अपने दोस्तों के किस्से। मैं हंस भी पड़ती, पर अगले ही पल आंसू छलक पड़ते। ललित नियमित फोन करने लगा। इधर पूर्वी से भी एक दिन बातों बातों में मैंने उसे भी बता दिया कि मेरी दोस्ती किसी से हुई है,
और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने पहले मजाक समझा और बहुत हंसी। वाह वाह मैडम जी, अभी भी आपको आशिक मिल रहे हैं। पूर्वी जब हंस ली तो फिर गंभीरता से पूछा, सच बोल रही हो? अरे इतने अच्छे जीजू हैं, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो क्यों तुम ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ रही हो? तुमको नहीं पता कि ये लोग प्यार का झूठा दिखावा करते हैं? असल में बस एक ही चीज चाहते हैं। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जानती हूँ, मैंने जवाब दिया। फिर सोचो तो, इतना सब अच्छा है, फिर क्यों सब खराब करना चाहती हो? किसी को भी पता चलेगा तो तुम्हारी बदनामी होगी। जीजू को पता चला तो? कल्पना मत बात करो उससे, ठीक नहीं है। अपना इतना अच्छा संसार मत बिगाड़ो। पूर्वी का बार बार इतना अच्छा घर संसार बोलना मुझे बेचैन कर रहा था। मैं झटपटा उठी उसे अपने प्यारे घर संसार की असली तस्वीर दिखाने के लिए। पूर्वी, तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे घर के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में। अतीत में कितना कुछ हो गया है मेरे साथ जो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। मैंने इशारे में ही उसे अपनी स्थिति बताने की कोशिश की। अरे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, खुद ही देख लो। मेरी शादी के 1 महीने बाद ही तलाक हो गया था। बताया था ना मैंने तुम्हें, लड़के के बारे में झूठ बोलकर उसकी सौतेली माँ ने शादी करा दी। वो लड़का मेंटली इल था। 1 महीने में ससुराल में रही तो दिन भर मुझे वो लोग काम में लगाए रहते। 1 महीने बाद मैं मायके आई तो फिर वापस ही नहीं गई। मुझे तो अब कोई तकलीफ ही नहीं होती ये सब याद करके। पूर्वी अपना अतीत याद कर रही थी और मुझे समझाने की कोशिश। मैं तो कहूँगी कि तुम बहुत जल्दी मुक्त हो गई हो और जो होता है अच्छा होता है। शादी करनी ही नहीं चाहिए। मेरी इस 20 साल की शादी में क्या मिल गया मुझे? तुम्हें उस लड़के से कोई लगाव या प्रेम नहीं हुआ होगा, इसलिए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है उन यादों से। मैं अपना अतीत याद कर व्यथित हो चुकी थी, आंख भर आई और गला रुंध गया। अरे फिर तुम वही बात करने लगी, कितना अच्छा तो है सब कुछ। रजत जीजू भी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। नहीं रखते वो मेरा ख्याल, मेरी हंसी बस एक दिखावा है। रजत मुझसे कभी ठीक से बात नहीं करते। जरा भी उनके मन के खिलाफ हो जाए बुरी तरह मुझे गालियां देते हैं। बच्चे भी बचपन से देख देख कर अब मेरे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। जब तक ठीक है, जरा भी मन का नहीं हुआ तो मुझ पर चिल्ला उठते हैं। सबकी अपनी दुनिया है, बस मैं ही अकेली रह गई हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है पूर्वी, मैं घुट रही हूँ इस घर में। सबके लिए सब करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ मुझे। जरा से सम्मान और अपनों के प्यार के लिए तरस गई हूँ। मैं रोई जा रही थी और बोलती जा रही थी। और जानती हो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। 7 तालों में बंद कर रखा है उन कड़वी यादों को, पर उम्र के इस दौर में सब उभर उभर कर बाहर आ रहा है। मैं अब सच में बुरी तरह टूट चुकी हूँ पूर्वी। मेरा रोना लगातार जारी था। पूर्वी हैरान थी कि इतनी हंसमुख में इस तरह हिलक हिलक कर रो रही थी। उसे और कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे यही बोली, लाओ जीजू का फ़ोन नंबर दो, मैं बात करती हूँ। क्यों मेरी इतनी प्यारे दोस्त को परेशान कर रहे हैं? बोलूँगी कि तुम्हें खूब प्यार करें, पर मेरी सखी ये जो तुम अब प्यार में पड़ रही हो वो ठीक नहीं है। समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी। उसकी ये रटी रटाई सी बात पर अब मैं बिफर पड़ी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बोलोगी और वो तुम्हारी बात मानकर मुझे प्यार करने लगेंगे? जो इंसान 20 सालों में प्यार नहीं कर पाया अपनी पत्नी को, बस अपनी जागीर समझता रहा, वो तुम्हारे कहते ही मुझसे प्यार करने लगेगा? वाह! और किस समाज की बात कर रही हो तुम? सारे नियम कानून हम औरतों के लिए ही क्यों हैं? पुरुष तो एक मौका नहीं छोड़ते, अपनी चाहत घर बाहर हर जगह पूरी कर लेते हैं। मुझे अब अगर प्यार मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं? मैं लगभग अपने दुख और दर्द से चिल्ला रही थी। पूर्वी भी समझ रही थी मेरा दुख, पर वो भी क्या करती, औरत है ना, उसे भी तो बचपन से औरतों के दायरे समझाए होंगे। वो भी उन परंपरावादी सोच की शिकार है कि औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मन अब खुलकर विद्रोह कर रहा था। जो सवाल मैं भगवान से पूछ रही थी वही अब पूर्वी से पूछ रही थी। बोलो पूर्वी, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं, किसी का प्यार पाने का अधिकार नहीं है? सब तो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं, फिर मैं ही क्यों सिर्फ सबके हिसाब से जीती रहूं? और इतने साल तो जिया है ना सबके हिसाब से, फिर ये जो खुशी मुझे आज मिली है उसे भी क्यों त्याग दूं, सिर्फ इसलिए कि मैं औरत हूं और शादीशुदा हूं? पूर्वी, तुम नहीं समझ पा रही हो अभी मैं किस मानसिक त्रासदी से गुजर रही हूँ। मेरी हालत ऐसी है जिसे बहुत प्यास लगी है और उसे पानी की जगह कहा जाए कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, सिर्फ इसलिए कि समाज में औरतों को पानी पीना मना है। इन्हें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पीनी चाहिए। मैं पूर्वी से एक तरह से लड़ ही पड़ी। उसे मैं अपनी पूर्ण स्थिति बता भी नहीं पा रही थी और बताना भी नहीं चाहती थी। रजत की इज्जत पूर्वी की नज़रों में पूरी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैं उसे सब बता भी नहीं सकती थी। जिस बात को अब तक सबसे छुपा कर रखा वो अब कैसे बोल दूं? सिर्फ इज्जत के लिए ही तो चुप रही हमेशा। पर इस वक्त मैं एक विद्रोही जैसा व्यवहार कर रही थी। जिस प्यार का एहसास मुझे कभी नहीं मिला वो अब मिल रहा था। ये मेरे लिए ऐसा एहसास था जैसे तपते मरुस्थल में ठंडी पानी की बौछार हो।
अपनेपन का जो अकाल पड़ा था उस पर विकास ने अपने प्यार से खुशियों की पौध उगाकर हरियाली ला दी थी। मेरा मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि विकास मुझसे झूठ बोलेगा। वो सच में मुझसे प्यार करता है, पूर्वी से मैं बहस कर रही थी, पर मन के एक कोने में मेरे भी यही बात थी कि समाज और परिवार के हिसाब से ये सही नहीं है। क्योंकि मेरा जन्म भी एक परंपरावादी परिवार में हुआ था और भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही हमारी परवरिश की गई थी। यही पारिवारिक मूल्य सिखाया गया था कि घर को जोड़कर रखना है, पति ही सर्वोसर्वा है। चाहे जो भी हो, ससुराल का मान रखना है, माता पिता की इज्जत रखनी है। विकास से मेरी बात रोज हो रही थी। उसका मैसेज आते ही मैं खुश हो जाती थी। नहीं भी आता तो उसकी तस्वीर देखकर खुश हो जाती। उसका जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। घर में काम करते हुए भी मैं उसे हर वक्त अपने आसपास महसूस करती। खाना बनाते समय भी मुझे लगता कि वो पीछे से मुझे पकड़े हुए मेरे कंधे पर झुका हुआ है, चूम रहा है। चाय पीते वक्त भी लगता मेरे साथ ही बैठा है। मन ही मन उससे खूब बातें करती, खुद ही सवाल करती और खुद ही उसकी तरफ से जवाब भी देती। ड्राइव करते समय भी वो मेरे साथ होता, बाजार हो या वॉक पर जाऊं, हर वक्त वो मेरे दिलो दिमाग में रहता और मेरी उसके साथ बातचीत चलती रहती। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। रजत का चिल्लाना अब मुझे सुनाई ही नहीं देता, उसकी बेरुखी भी अब महसूस नहीं होती। चुपचाप उसका काम करके मैं भी अपने ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाती। पर इस खुशी से भी मुझे अब डर लग रहा था। मेरा एक बुरा अतीत था और मुझे डर था कि विकास ये सुनकर कहीं मुझसे रिश्ता ना तोड़ दे। मैं अब उसे बिल्कुल खोना नहीं चाहती थी। विकास को धोखे में भी नहीं रखना चाहती थी। मुझे इस जन्म में प्यार मिलेगा ही नहीं, ऐसा मानकर जी रही थी और किसी से उम्मीद भी नहीं थी। पर विकास का इस तरह से मेरी जिंदगी में आना भावनाओं का एक तूफान लेकर आना था और इस तूफान में मैं उड़ी जा रही थी। अपना अतीत छुपाकर मैं इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहती थी। विकास के प्रति मेरे मन में उपजा प्यार मुझे बार बार कह रहा था कि तुम्हें विकास को सब बता देना चाहिए। अब बताना उसके साथ धोखा होगा। मुझे ऐसे भी झूठ बोलना पसंद नहीं है कभी। ऊपर से ये मेरे प्यार का सवाल है, उससे कैसे छुपा सकती हूँ कुछ भी, जिसने मुझे जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास से रूबरू करवाया। कई दिन हिम्मत करने के बाद एक दिन मैंने विकास को लिखकर भेज दिया। मुझे तुमसे कुछ बताना है, शायद वो जानने के बाद तुम मुझसे प्यार न कर पाओ, पर बताए बिना मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। भले ही फिर मैं तुम्हें खो दूं, इसलिए पहले ही तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग्स दी हैं। अरे प्यार और इन एहसासों को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कुछ देर बाद ही विकास का फोन आ गया। ऐसी है जान, ऐसा क्यों बोल रही है कि तुझे छोड़ दूंगा? जो भी हो तेरा अतीत, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। पहले सुन तो लो, मेरे मन पर जो बोझ है वो बोल लेने के बाद उतर जाएगा। उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे। जाना भी चाहोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। बस तुम्हारी याद हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। अच्छा बोल ले, अपना मन हल्का कर ले। मैंने अपने गले से थूक निकला और हिम्मत करके अपनी बात शुरू की। आज तक ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई है, पर तुमसे छुपाना नहीं चाहती। मेरी शादी के शुरुआती दिन रजत के साथ बहुत अच्छे बीत रहे थे। वो कहते थे कि मेरे बदन से एक जंगली पौधे की खुशबू आती है, जो कि उन्होंने अपने गांव की पगडंडियों पर चलते हुए महसूस की है। वो मुझे रात में खुद से चिपकाए रहते। उन्हें पाँव के बीच तकिया दबाकर सोने की आदत थी। शादी के बाद उनका वो तकिया मैं बन गई थी। पूरे रात में वो जिस भी करवट सोते मुझे खींचकर अपनी तरफ कर लेते और पकड़कर सोते थे। पूरी रात में 5-6 बार मेरी नींद टूटी और मैं कभी इस तरफ कभी उस तरफ उठकर जाती। एक तरह से मेरी रात की नींद खराब होती, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोरे मन के साथ उनसे ब्याह करके इस घर में आई थी। रजत मेरे लिए सब कुछ बन गए थे। प्यार का एहसास क्या होता है मुझे पता नहीं था, पर रजत से दूर रहना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। हाँ, पर धीरे-धीरे चीज़ें बदलने लगी। 3-4 साल बाद उन्होंने अपनी छोटी-सी जॉब को छोड़ दिया और खुद का बिज़नेस शुरू किया। किसी भी बिज़नेस को जमने में समय लगता है, पर रजत को सब जल्दी चाहिए था। हर वक़्त उनके दिमाग में यही चलता रहता कि कैसे बिज़नेस को जल्द से जल्द ऊँचाइयों पर पहुँचाएँ। उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि मैं उन्हें ऑर्डर्स दिलाने में मदद करूँ, उनके क्लाइंट्स के साथ हम-बिस्तर होकर। सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी। वो हर रात बस इन्हीं बातों को रटते रहते। हमारे बीच झगड़े होते, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो घूम फिर कर उन्हीं बातों पर आ जाते। मैं ये बात अपने घर में और रजत के घरवालों से भी नहीं बता पा रही थी। उनके घर के वो ही करता-धरता थे और मेरे घर में बताकर मैं अपने मम्मी-पापा को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। जानती थी कि उनको बताने के बाद अगर उन्होंने रजत से बात की तो मुंहफट रजत उनकी भी बेइज्जती कर देगा। कहीं मुझे मायके का ही रास्ता ना दिखा दे। मुझसे छोटे भाई बहन की जिंदगी अभी शुरू होनी थी। इस तरह मेरा मायका आना उनके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देता। रजत बहुत जिद्दी भी है। अपनी कही बात जब तक पूरी ना हो बोलता ही रहता है। मैं एक सांस में इतना बोलकर थोड़ी देर चुप हो गई। पुरानी सारी बातें नजरों के आगे आ गई।
आंसू बहने लगे और गला भी भर्रा गया। फिर तुमने रजत की बात मानी? विकास उत्सुकता जानने के लिए। कई महीने उसकी जिद पर लड़ती रही, रोती रही। घर का माहौल हर वक्त तनावपूर्ण हो रहने लगा। बड़े बेटे का जन्म हो चुका था, जो कि 4 साल का था। रजत अब उस नन्हे पर भी अपनी चिढ़ निकालने लगा। मैंने ही हार मान ली। मुझे और कोई रास्ता भी नजर नहीं आया। रजत बेधड़क मुझे अपने क्लाइंट्स के पास पहुंचाने लगे और उन्हें ऑर्डर्स मिलने लगे। उनका बिजनेस बढ़ने लगा। करीब 6 महीने ऐसा ही चला। उनका बिजनेस अब अच्छा चल निकला था और मैं रोज मर रही थी। मेरे आंसू अब गालों पर बह रहे थे। फिर ये सब बंद कैसे हुआ? विकास और जानना चाहता था। शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया। अब विकास का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो वो उसमें व्यस्त हो गए। मेरे एक दो बार मना करने से ही अब मुझे ज़बरदस्ती नहीं करते। शायद उनका अहम भी अब सेटिस्फाइड हो गया था कि उनकी बीवी उनकी बात कैसे नहीं मानेगी। विकास, यही है मेरा अतीत और मैं इसे तुमसे नहीं छुपाना चाहती थी। सिर्फ अपने पति के साथ ही नहीं, 15-16 अन्य के साथ भी हम बिस्तर हुई हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मैं अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। जोर से रोना आने लगा और मेरी हिचकियाँ बन गई। इस उम्र में जो प्यार का एहसास मुझे मिला था, अब उसे भी अपने अतीत के कारण खो दूंगी। कोई इस तरह की औरत को क्यों अपनाएगा? बार बार मेरे मन में यही सवाल गूंज रहा था, पर मैं विकास से छुपाकर उसे धोखे में नहीं रखना चाहती थी। विकास के लिए मेरे मन में जो प्यार था वो बहुत अनछुआ और पवित्र था। अपना अतीत उसे बताए बिना मुझे चैन नहीं मिल रहा। विकास कुछ देर चुप रहा। उसने मुझे रोने दिया। फिर कहा, सुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे इस अतीत से। तेरे लिए मेरे मन में वही भाव रहेगा जो पहले दिन था। और सुन, मेरे भी तो कई लड़कियों से संबंध रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, समझी? अब ये रोना बंद कर। मैं तो सोच रहा था कि आज तुझे जी भरकर प्यार करूंगा, पर तूने रोकर माहौल ही बदल दिया। चल, अब मैं साइड पर जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाय जान। बाय। मेरा दिल अब बहुत हल्का हो गया था। इतने सालों का बोझ मानो मुझ पर से उतर गया। और विकास का यह कहना कि उसे मेरे अतीत से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए संजीवनी का काम कर रहा था। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि विकास को मेरी जिंदगी में बने रहने दिया आपने। अब मैं उसे और इन एहसासों को बिल्कुल खोना नहीं चाहती थी। मन बहुत खुश था। उस बात को मैंने भी तवज्जो नहीं दी कि विकास के कई लोगों से संबंध हैं। जैसे मेरे अतीत को उसने इतनी उदारता से स्वीकार किया, मुझे भी करना चाहिए। और अब तो वो मुझसे प्यार करता है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। उसके अतीत में किसी से संबंध रहे, इससे मुझे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आज भी वो सिर्फ मेरा है। विकास से बात शुरू हुए 1 महीना हो चुका था और हर रोज़ अपने मानसिक द्वंद्व से मैं जूझ रही थी। आज जाकर मुझे सुकून मिला। मैंने निर्णय ले लिया था कि विकास और अपनी इस खुशियों को अब मैं अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने दूंगी। बहुत हो गया दूसरों के बारे में सोचना, किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा। मुझे अब बिल्कुल नहीं सोचना। मेरी ज़िंदगी है और मुझे भी खुश रहने का पूरा अधिकार है। अब बस एक ही बात मुझे खटक रही थी और वो ये कि मुझे रजत को भी सब बताना था। उससे भी छुपाकर मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, पर कैसे बताऊं? मेरी तो हर बात उसे फालतू लगती है। बोलना शुरू करने के पहले ही चुप करा देते हैं कि बाद में सुनेंगे, और वो बाद कभी आता ही नहीं। एक दिन मैंने कोशिश की थी उन्हें बताने की। विकास की तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि मुझे इससे प्यार हो गया है। रजत ने बिना देखे ही कह दिया, जो करना है करो, ये सब फालतू बातें मुझे मत बताया करो। उन्हें शायद मेरी बात झूठ लगी, पर मैं रजत को कैसे नहीं बताती? मेरी ज़िंदगी उनसे जुड़ी हुई है। इतने सालों में जो भी उतार चढ़ाव रहे वो सब हमने साथ ही तो झेले हैं। तो अब मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा बदलाव मैं रजत से कैसे नहीं बताती? उनसे छुपा कर रखना मेरी नज़र में धोखा ही था। उन्होंने जो किया वो उनका व्यक्तित्व था और ये मेरा व्यक्तित्व था। एक दिन रजत जल्दी घर पर आए और घर पर ही ड्रिंक्स ले रहे थे। अब वो मुझे ज़बरदस्ती पीने को नहीं कहते थे, लेकिन मैंने ही सामने से कहा, मुझे भी आज पीना है, ले आओ अपना गिलास। रजत ने छोटा सा जवाब दिया। मैंने किचन का काम निपटाया। बच्चे अपने कमरे में जा चुके थे। अपना गिलास लेकर मैं भी बेडरूम में रजत के पास आ गई। मुझे जब भी रजत से अपने दिल की बात करनी होती थी यही तरीका अपनाना पड़ता था, क्योंकि यही वो समय होता था जब रजत मेरी सुन लेते थे। जवाब दें या ना दें, पर मुझे बोलने से नहीं रोकते थे। एक पेग लेने के बाद मुझ पर हल्का सा सुरूर चढ़ने लगा। दूसरे पेग के बाद मेरे इमोशंस पर से कंट्रोल हट गया। ऐसा हमेशा हो जाता था, क्योंकि मैं तो पीती ही इसलिए थी कि अपने मन की भड़ास निकाल सकूं। रजत भी शायद मेरे नशे में होने के कारण डांटते नहीं थे। रजत, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। रजत, मुझे किसी से प्यार हो गया है, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। बोलते हुए आज पहली बार सुबकने की जगह में दहाड़ मारकर रो रही थी और रजत के गले भी लग गई। रजत, मुझे ढेर सारा प्यार चाहिए। उनके गले से लगे हुए मैं रो रही थी और बोले जा रही थी,
प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सबको बस शरीर से मतलब होता है। रजत ने सपाट लहजे में कहा, जानती हूँ कि उसे भी ये सब चाहिए मुझसे, पर अब उससे बात किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। उसके बाद मैंने मनाली से लेकर विकास के मैसेज आने और आगे की एडल्ट चैट की बात भी बता दी। रजत बस चुपचाप सुनता रहा। कुछ बोलेंगे नहीं आप? मैं जानना चाहती थी कि रजत क्या सोच रहे हैं। जो करना है करो, ये अंतिम वाक्य होता था रजत का। मतलब अब टॉपिक समाप्त। मेरे मन में ये भी था कि अगर रजत बिगड़ेंगे या मुझे मना करेंगे तो फिर मैं विकास से बात नहीं करूंगी, रोक लूंगी अपने कदम, कर दूंगी अपने सारे एहसासों को तालों में बंद। पर रजत ने तो हमेशा की तरह ये बोलकर एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके जीवन में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मैं जीऊं या मरूं, उनके जीवन में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। नहीं तो वो मुझे रोकते, समझाते जरूर। प्यार तो वो मुझसे कभी करते ही नहीं थे, वरना मेरा इस्तेमाल अपना बिजनेस बढ़ाने में जिस तरह किया वो कोई प्यार करने वाला नहीं कर सकता। मैं बस उनके लिए ज़रूरतों को पूरा करने वाली एक रोबोट जैसी हूँ। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। अपने दोस्त ललित को मैंने नहीं बताया कि मैं विकास से फिर से बात करने लगी हूँ। बताती भी कैसे, वो पिछले 1 महीने से मुझे मेरे मानसिक द्वंद और दुख से उबारने में लगा था। और मैं प्यार नाम की पट्टी अपनी आंखों पर बांधकर ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी, जहाँ सब जानते समझते हुए भी बुद्धिहीन सा व्यवहार कर रही थी। एक ऐसे अनजान रास्ते पर निकल पड़ी थी, जहाँ आगे के 4 कदम भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। बस चली जा रही थी। आप सोच सकते हैं कि जिसने अपना सब कुछ अपने पति पर, परिवार पर न्यौछावर कर दिया, फिर भी चातक की तरह प्यार के एक कतरे की प्यासी है, अपनेपन की प्यासी है, और उसे विकास का प्यार मीठे झील के पानी सा मिल रहा है, तो वो कहाँ से विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करे। विकास जब मुझे जान कहता, मैं निहाल हो जाती। इस एक शब्द में ही मुझे सातों जहान की खुशियां मिल जाती थी। ये सुनने के बाद फिर और कुछ सोचने की नौबत ही नहीं आती थी। मैंने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। दिमाग में बस विकास, विकास का मैसेज, विकास की बातें, यही चलती रहती। बीच में पूर्वी से बात करने के बाद भी मैंने विकास से बात बंद कर दी थी। भले ही पूर्वी से मैं लड़ पड़ी थी, पर जानती थी कि वो सामाजिक दृष्टि से सही बात कर रही है। पर कहते हैं ना, किसी शख्स में प्रेम तलाशना शुरुआत है तुम्हारे खत्म होने की। मेरे साथ भी यही हो रहा था। विकास मुझ में पूरी तरह समा चुका था और मैं मुझ में बची ही नहीं थी। वो अब मुझसे रोज की जगह 1-2 दिन में बात करने लगा, और अब बातें सिर्फ एडल्ट ही होती। अन्य बातों का टाइम ही नहीं रहता उसके पास। मैसेज का रिप्लाई करते ही वो अपने हिसाब से मुझे घुमा लेता और मैं घूम भी जाती। मुझे एक डर भी था कि अगर मैं इसे खुश नहीं रखूंगी तो ये मुझसे बात नहीं करेगा। बस उसे खो ना दूं, इसलिए वो जो चाहता वो करती रही। मुझसे वो जो पूछता मैं बताती जाती। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ कैसे और क्या-क्या करते थे? कठपुतली की तरह उसे सब बताती जाती। अच्छा अब भी ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं? विकास खोद-खोद कर पूछ रहा था। नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं। पिछले 4-5 सालों से हमारे बीच कुछ नहीं होता। महीने 2 महीने में कभी रजत का मन किया तो, वो भी बस ज़रूरत पूरा करने के लिए। कोई उत्साह या जोश पहले जैसा नहीं रहा। और पिछले 6-7 महीने से तो बिल्कुल बंद है सब कुछ। ऐसा क्यों? 6-7 महीने से तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया? उनको कुछ मेडिकल इश्यू हो गया है, दवाइयाँ चल रही हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट से अब वो सक्षम नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि दवाई छूटने के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर ये दवाइयाँ लंबे समय तक चलेंगी। ओह! तो तू क्या करती है? तेरा मन नहीं होता? नहीं, इतने सालों में रजत के व्यवहार से अब मेरा मन ही नहीं होता। मुझे ज़रूरत भी नहीं महसूस होती, पर मेरे साथ तो तू बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। हाँ, तुम्हारी बातों का असर है, तुम्हारा जादू है। मेरी बात सुनकर वो फिर अपनी बातों का जादू चलाने लगा और मैं खोती चली गई। एक दिन उसने मेरी पुरानी बात को याद करके पूछा, कभी तूने एक साथ 3 या 4 लोगों के साथ किया है? ओह! कभी नहीं। सुनना बड़ा मज़ा आएगा। मेरी एक दोस्त है, तू, मैं और वो तीनों साथ-साथ बात करेगी ना? उसकी आवाज़ बिल्कुल नशीली सी आ रही थी। पूरी तरह वो इस वक़्त तैयार था और अपनी मद भरी बातों से मुझे भी तैयार कर चुका था। उसका मूड खराब ना हो, इसलिए मैं उसके हिसाब से ही उससे बातें कर रही थी। मुझे ये भी लग रहा था कि ये इस वक्त उन्माद में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। कौन सा सही में ऐसा करेगा? पर अगले ही दिन उसने मुझे कॉल किया और कहा कि व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रहा है। कल जिस लड़की के बारे में बताया था उसके साथ मैं थोड़ा घबरा गई। मैं भी मार्केट में हूँ, बाद में बात करती हूँ। सुन 2 मिनट बस, सिर्फ एक दूसरे को जान लो, अपनी एक पिक्चर भी भेज देना। उसने मुझे दिव्या के बारे में थोड़ा बहुत बताया और बात करते करते ही उसने ग्रुप भी बना दिया। मुझे और दिव्या को जोड़ दिया। हाय, तुम दोनों अपनी एक तस्वीर भेजो, विकास ने ग्रुप में मैसेज किया। दिव्या तो रेडी थी, उसने झट से भेज दी अपनी पिक्चर। फिर मैंने भी मोबाइल से ढूंढकर अपनी एक अच्छी सी पिक्चर भेजी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे हर हाल में इससे सुंदर दिखना है। ये विकास की पुरानी फ्रेंड है और विकास अब मुझे प्यार करता है। फिर विकास के कहने पर दिव्या ने अपनी एक बिना कपड़ों की तस्वीर भी ग्रुप में भेज दी।
मैं भले अपनी कार में थी पर रोड पर थी। देखते ही घबरा कर मैंने लिखा कि बाद में बात करती हूँ, अभी बिजी हूँ, और ग्रुप एग्जिट कर दिया। ओह, ये क्या था? विकास तो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और दिव्या के बारे में उसने मुझे बताया था कि 2 साल पहले उससे मिला था, पर ये तो अब भी उससे जुड़ा हुआ है और उसके साथ भी ये सब करता है। अगले दिन जब विकास का मैसेज आया तो मैंने उससे पूछा कि दिव्या से तुम अब भी जुड़े हुए हो? बस कभी कभी बात होती है जान, मेरी लाइफ में बस तुम ही हो अभी। फिर वो अपने पिछले एक्सपीरियंस दिव्या के साथ के सुनाने लगा। 2 साल में 2 बार उसके घर गया था और दोनों ने खूब जमकर मजे किए। मुझे सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, जलन महसूस हो रही थी। पिछले 1 महीने में मैं कितने सपनों की उड़ान भर चुकी थी कि विकास से मिलूंगी तो कभी तो ऐसा होगा, वैसा होगा। बातों बातों में हम साथ साथ घूमने का भी प्लान बनाते रहते थे। उसे पता था कि मैं कभी-कभी ड्रिंक्स लेती हूँ, तो उसने कहा भी कि मैंने कभी नहीं पी, पर तेरे साथ गोवा के बीच पर पीऊँगा, हम वहाँ खूब मस्ती करेंगे। मुझे लेकर वो तरह-तरह के फैंटेसी करता रहता, पर विकास का दिव्या से जुड़े रहना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। मेरे आँसू निकल आए और सीने में बहुत ज़ोर की जलन महसूस हुई। 3-4 दिन बाद विकास ने फिर से ग्रुप बना दिया, ढेर सारे एडल्ट वीडियोज़ फॉरवर्ड कर दिए आग लगाने के लिए। जितना मैंने विकास को जाना था, वो जंगली था बिल्कुल। चैट के दौरान मैंने बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। उसे जो-जो बात पसंद थी वो मैंने बोला। उसे गालियाँ सुनना पसंद था, भर-भर के मैंने गालियाँ दी। दिव्या इतना बोल नहीं पा रही थी। मैं बेवकूफ़ खुश हो रही थी कि विकास को पता चलेगा कि मैं दिव्या से ज़्यादा मस्त हूँ। भी कोशिश थी कि विकास के सर पर भी मेरा ही जादू चढ़े, उसे दिव्या के साथ बिल्कुल मज़ा ना आए। मैं विकास को दिखाना चाहती थी कि मेरी कोई हद नहीं है, ना नफ़रत में, ना प्यार में। मैं सिर्फ़ इस उम्मीद में अपना सब कुछ लुटा सकती हूँ कि जिसे मैं चाहूँ वो भी मुझे टूट कर चाहे। प्यार में अंधी तो पहले ही हो चुकी थी, अब जलन में अपने दिमाग के आगे लकड़ी का पट्टा लगाकर कील ठोक दी कि गलती से भी दिमाग खुल न जाए। विकास अब अक्सर मुझे उकसाता रहता कि दिव्या से बात किया कर, उसके साथ मस्ती कर। हर रोज़ पूछता कि दिव्या से बात की? शायद दिव्या को भी बोलता होगा। दिव्या का ही एक दिन मुझे मैसेज आया, हाय, हेलो। मैंने भी रिप्लाई किया, आप कैसी हैं? जैसी कुछ फॉर्मल बातें हुई। मेरे मन में एक सवाल चल रहा था जो मैं पूछ बैठी, दिव्या जी, आप विकास को 2 साल से जानती हैं? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, दिव्या ने रिप्लाई दिया। तो आपको विकास ने मेरे बारे में बताया, तो आपको बुरा नहीं लगा? सच पूछिए तो मुझे आपसे बहुत जलन हुई। क्या करूँ, सब जानती हूँ वो ऐसा ही है। विकास ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी अब उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप उससे कैसे जुड़ी? क्या आपके हस्बैंड आपका ख्याल नहीं रखते? क्या वो आपसे प्यार नहीं करते? अपने दिमाग में घूमते सारे सवाल मैं पूछ लेना चाहती थी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं और प्यार भी करते हैं। फिर आप इससे कैसे? मेरी उत्सुकता ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बस इसकी बातों में आ गई। आप कैसे मिली इससे? क्या आप भी गाती हैं? दिव्या ने अब मुझसे पूछना शुरू किया। मैंने अपनी और विकास की बातें शुरुआत से बता दी। आप कैसे मिली विकास से? अब मैं जानना चाहती थी। एक सिंगिंग प्रोग्राम में हम मिले थे। बस वहीं से इसने अपनी बातों का जादू चलाया और फिर हम मेरे घर पर ही मिले। एक दिन जब कोई नहीं था घर में। क्या ये जैसी बातें करता है वैसा ही है? मैं अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाई। हाँ, वैसा ही है। फिर दिव्या ने विस्तार में विकास के घर आने और दोनों के एक दूसरे में लिप्त होने की बातें बताई। मैं उसकी बात पढ़ती जा रही थी और बेचैन भी हो रही थी। मुझे बुरा लग रहा था कि विकास ने मुझसे झूठ कहा, वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसे सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है और उसके लिए ही वो मुझसे जुड़ा है या दिव्या से जुड़ा है। मेरा मन भारी हो गया था, पर विकास का मैसेज जब भी आता मैं रिप्लाई करने से खुद को रोक नहीं पाती। मैंने उसे बताया कि दिव्या से मेरी बात हुई। उसने पूछा कि क्या बात हुई, तो मैंने कहा कि हम तुम्हारे बारे में ही बात करते रहे। उसने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा कि मेरी ही बातें करनी है तो फिर मत बात किया करो दोनों आपस में। एक दिन विकास ने मुझसे कहा कि मेरे ऑफिस में अभी ऑडिट का काम चल रहा है, तो मैं अभी 15-20 दिन बिजी रहूंगा, बात नहीं हो पाएगी। कुछ बोलना हो तो एक हाय का मैसेज डाल देना, रिप्लाई करूं तभी आगे बात करना, नहीं तो आगे कुछ भी मत लिखना। मैंने कहा ठीक है। विकास मुझे पहले भी कॉल या मैसेज करने से मना करता था। उसका कहना था कि कभी घर पर होता है या साइट पर तो कोई भी फ़ोन उठा सकता है। मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि विकास अक्सर कॉल कर लिया करता था। मैंने विकास से कह तो दिया ठीक है, पर मन बहुत बेचैन रहता। कई बार फ़ोन उठाकर चेक करती कि वो ऑनलाइन दिखे तो मैं मैसेज करूँ। कभी दिख जाता तो मैं हाय लिख देती। उसका उखड़ा हुआ मैसेज आता, बोल। बस ऐसे ही मैसेज कर लिया था, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बहुत बिजी हूँ, रात को भी देर तक काम होता है, चल बाद में बात करता हूँ। बस इतनी ही बात होती और बात बंद हो जाती। इस बीच दिव्या का मैसेज आया, तुम्हारी विकास से बात हुई क्या? हाँ, 2 दिन पहले थोड़ी सी बात हुई। क्या? बस ऐसे ही हाल चाल। अच्छा, उसने तुम्हें बताया नहीं कि कल पूरी रात वो किसी के साथ था? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। तुम उसे बोलना मत कि मैंने तुम्हें बताया है कुछ भी। नहीं बोलूंगी, पर किसके साथ था?
उसके दोस्त की वाइफ है जिसके साथ वो अक्सर होता है, मुझे वो हमेशा अपनी सारी बात बताता है। दिव्या ने लिखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दिव्या मुझे जताना चाह रही है कि विकास उसे ज़्यादा अपना समझता है और सारी बातें बताता है। मुझे बुरा तो लगा पर मैंने भी रिप्लाई किया, मुझे भी उसने अपनी पिछली सारी बातें बताई हैं, अभी भी बताता है। अच्छा पर सुनो, आप उसे बिल्कुल नहीं बोलना कि दोस्त की वाइफ वाली बात मैंने बताई है, नहीं तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। निश्चिंत रहें, मैं नहीं बताऊंगी। दिव्या ने मुझे एक गाने की रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें वो और विकास एक साथ गा रहे थे। पहले तो दोनों को साथ देखकर ही मेरे दिल में अजीब सा होने लगा। ज्यों ज्यों गाने के बोल सुनती गई मेरा दिल मानो पिघल कर आंखों से बहने लगा। आंसुओं को रोकना मेरे बस में नहीं था। विकास की आवाज़ नहीं तो मुझे दीवाना बना दिया था। अब उसे दिव्या के साथ गाते देखना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गाने के बोल भी ऐसे थे कि मैं उसे अपने लिए विकास के मुंह से सुनना चाहने लगी। ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, है सांस तब तक तुम्हें मोहब्बत करेंगे जाना। इस गाने को कई बार सुना, विकास से बात करने के लिए मन बेचैन हो गया। कितनी बार फोन उठाया कॉल करने के लिए, पर हिम्मत नहीं हुई। ध्यान था कि विकास ने मना किया हुआ है। जब बिल्कुल भी नहीं रहा गया तो मैंने कॉल लगा दी। विकास को बताना चाह रही थी कि उसे किस शिद्दत से मिस कर रही हूँ, एक बार उसकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रही हूँ। उसने फ़ोन उठाया और बिना मेरी आवाज़ सुने नो इट्स रॉन्ग तेज़ आवाज़ में मुझे डांटते हुए फ़ोन काट दिया। इतनी बेइज्जती मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। अब मैं रो रही थी विकास से इस व्यवहार के लिए। वो कितना भी बिजी था, मुझसे एक लाइन बात नहीं कर सकता था क्या? मैं खुद कभी फ़ोन नहीं करती थी। आज भी बहुत बेचैन होने के बाद फ़ोन किया था। अगले दिन विकास का कॉल आने पर मैंने उसे कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारा मुझसे इस तरह बात करना। तो वो समझाने लगा, जान मैं उस वक्त घर पर था, वाइफ ने फ़ोन ला कर दिया था। तुमने मेरे नंबर मेरे नाम से सेव किया हुआ है। मुझे याद आया कि शुरुआत में जब मैं डर रही थी कि किसी ने विकास का नंबर देखकर पूछ लिया कि कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तब विकास ने ही मुझे सिखाया था कि अपनी किसी दोस्त के नाम पर नंबर सेव कर लो, और मैंने पूर्वी के नाम पर विकास का नंबर सेव किया था। नहीं, मैंने एक ऑफिस स्टाफ के नाम पर तुम्हारा नंबर सेव किया है। तो फिर वाइफ फ़ोन लेकर आई भी तो उसने ऑफिस स्टाफ का कॉल ही समझा होगा ना। तुम नॉर्मली भी बोल सकते थे कि बिज़ी हो, बाद में बात करूँगा। तुमसे बात करने के लिए कल बहुत बेचैनी हो रही थी, पर तुमने अरे जान, आजकल ऑडिट का बहुत प्रेशर है, बस इसलिए हो गया। थोड़ी बहुत बात हुई और फिर कॉल कट गया। 4 दिन बाद उसने फिर से ग्रुप बना दिया। मैंने पूछा भी कि तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? नहीं यार, अभी कहाँ, पर तू ये सब छोड़ना, मजे ले। ढेर सारे गिफ्ट और वीडियोस भेजकर वो अपने काम में लग गया। बातें तो मैंने और दिव्या ने भी की। फिर ग्रुप डिलीट कर दिया गया। मुझे लग रहा था कि इसे मुझसे बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। शुरू के 1 महीने वाले विकास का अब कहीं अता पता नहीं था। बस जब उसका शरीर डिमांड करता तब आ जाता बात करने। 3-4 दिन बाद इसने मुझे एक औरत की कई बिना कपड़ों की तस्वीरें भेजी। मैंने पूछा कि कौन है ये? तो उसने इतना ही कहा कि बाद में बताता हूँ। कल इसके साथ था पूरी रात। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, पर मेरे दिल में एक हुक सी उठी और आंसू आ गए। वो ऑफलाइन हो गया। तभी मुझे ऑनलाइन देखकर दिव्या का मैसेज आया। नॉर्मल बातचीत के बाद मैंने उसे बताया कि मुझे अभी विकास ने किसी की पिक्चर्स भेजी हैं। बोल रहा था कि कल पूरी रात इसके साथ था। किसकी है, कुछ बताया? नहीं, कहा कि बाद में बताएगा फुर्सत में। मुझे भेजो, मैं सबको जानती हूँ। मैंने सारी पिक्चर्स दिव्या को फॉरवर्ड कर दी। देखते ही उसने कहा कि यही तो है उसके दोस्त की वाइफ। मैं और दिव्या एक ही नाव पर सवार थे। हमारे बीच विकास को लेकर ही अक्सर बात होने लगी थी। कारण शायद यही था कि दोनों ही एक दुख से पीड़ित थे और अपना दुखड़ा एक दूसरे से रो लेते थे। मैंने कहा कि अब मैं विकास से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। उसने मुझसे प्यार करने का दावा किया था और उसकी ये सब बातें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। मैं अभी भी दिव्या से बात करते हुए रो रही थी। मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। दिव्या डर गई कि विकास इस बात पर उससे नाराज हो जाएगा कि उसने ही मुझे भड़काया। प्लीज उसे मत बोलना कि मैंने तुमसे बात भी की है या कुछ भी बताया है। नहीं, मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं लूंगी। इसके बाद मैंने विकास को मैसेज किया कि मैं अब तुमसे बिल्कुल बात नहीं कर सकती। तुम जो अपनी बात बताते हो उससे मेरा मन बहुत दुखता है, मुझे बहुत जलन होती है, रोना आता है। मैं अब तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। ये मैसेज लिखकर मैंने उसे 2 महीने में तीसरी बार ब्लॉक कर दिया। मैंने ब्लॉक तो कर दिया, पर अब मैं बहुत परेशान थी। इतना अपराध बोध महसूस हो रहा था कि क्या बताऊं। अपनी करनी पर पछतावे के साथ साथ अपनी बेवकूफ़ी पर भी गुस्सा आ रहा था, और आश्चर्य भी हो रहा था कि मैं ये सब आंख बंद करके कैसे कर गई। प्यार के नाम पर ठगे जाने का एहसास भी बहुत कचोट रहा था। कभी अपने दुर्भाग्य पर रोना आता कि क्यों भगवान ने मेरी जिंदगी ऐसी बना दी। मन का एक दुख कम था क्या, जो अब फिर ऐसे इंसान से मिला दिया जिसने मेरे प्यार को बस जिस्म से तोला। ब्याह कर आई थी तब भी मन बिल्कुल कोरा था। रजत को भी दिल से चाहा, तन मन से खुद को समर्पित कर दिया। बदले में क्या मिला? रजत की हर बात मानने और उसके हिसाब से जीने के बाद भी मुझे न प्यार नसीब हुआ, ना ही एक पत्नी का सम्मान। हाँ, छोटी छोटी बातों पर गालियां खूब नसीब हुई, और अब इस उम्र में भी प्यार और सम्मान के लिए तरसते मन को सिर्फ छलावा ही मिला।
सही गलत की सोच को पीछे धकेल में विकास से इस कदर जुड़ गई कि सोचना ही बंद कर दिया। मुझे तो मन का मीत चाहिए था और मिला जिस्म का पुजारी। मैं अंधी उसके पीछे प्यार की पट्टी आंखों पर बांधे चल पड़ी, सिर्फ अपनी उस अनुभूति के लिए जो 40 बसंत देखने के बाद पहली बार महसूस किया था। समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं, अपना सिर दीवार पर दे मारूं या अपने बाल नोच लूं। अब होश आया था कि मैं क्या कर बैठी हूँ। उस वक्त ललित के अलावा और कोई नहीं था जिससे हम अपनी बात कह सकूं, पर उससे भी कैसे और किस मुंह से कहूं अपनी करनी, कैसे बताऊं कि मैंने एक सभ्य औरत की सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। ललित का फोन आता तो मेरी आवाज हमेशा भरी हुई रहती। उसका ये बोलना कि अबे अब क्यों परेशान है, भूल जा उसे, ऐसे हादसे हो जाते हैं, मुझे और परेशान कर देता। ललित, तुम्हें नहीं पता कि मैं बहुत गंदी हूँ। नहीं बता सकती कि मैंने क्या कर दिया है। कुछ नहीं किया है तुमने, भूल जाओ सब। मन में बेकार का गिल्ट मत रखो, खुश रहो। नहीं ललित, मैं वाकई गंदी हूँ, पहले भी गंदा काम किया और अब फिर से वही सब दोहरा रही हूँ। चल बता क्या बात है, बोल ले, मन हल्का हो जाएगा, मैं सुन रहा हूँ। मैं भी ये बोझ अपने मन से उतारना चाहती थी। अब मुझे अपना अतीत और वर्तमान दोनों का बोझ नहीं ढोया जा रहा था। ललित, आज मैं तुम्हें सब बता दूंगी जो अपने फ्रेंड सर्किल और परिवार में भी किसी को मालूम नहीं है। पर डर है कि तुम जानकर कैसा रिएक्ट करोगे, कहीं बात करना बंद ना कर दो। मेरी नाक आंख सब बह रही थी रोते रोते। तुम बोलो, कोई भी बात हो, बात बंद नहीं होगी हमारे बीच। ललित का आश्वासन पाकर मैंने अपना अतीत उसे बता दिया। उसने बहुत शांति से सुना और यही कहा, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। पर तुम इस गिल्ट को अपने मन से निकाल दो, तुमने अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया। तुम पर दबाव बनाया गया। तुम गंदी बिल्कुल नहीं हो। जिस कल्पना को हम सारे लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी है, सबका ध्यान रखने वाली और हंसमुख है। जानती हो, मैं जब भी तुमसे बात करता था तो तुम्हारी आवाज बहुत गहरे कुएं से आती हुई लगती थी। तब मुझे समझ नहीं आता था कि तुम इतना हंसी मजाक करती हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, पर जब फोन पर बात होती है तो आवाज इतनी उदास क्यों लगती है। आज समझ में आ रहा है कि कितना कुछ अपने अंदर दबा कर बैठी थी। निकलो इस गिल्ट से, तुम गंदी नहीं हो। नहीं ललित, इस बात का गिल्ट नहीं मुझे, बस दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। गिल्ट तो अब मैंने जो किया है उसका है, तब मुझे जबरदस्ती करना पड़ा था, पर अब जो मैंने किया है वो अपनी मर्जी से किया है, बिना सही गलत का ख्याल रखे किया है। देखो, सही गलत कुछ नहीं होता, इंसान परिस्थिति अनुसार व्यवहार करता है। और जिस अकेलेपन से तुम जूझ रही थी, उस स्थिति में तुम विकास से प्यार कर बैठी, इसमें कुछ गलत नहीं है। सिर्फ यही बात नहीं है ललित, कैसे बताऊं कि विकास से मैंने किस तरह की बात की है, किस हद तक चली गई हूँ। तुमसे बताया नहीं कि मैंने विकास से फिर बात शुरू कर दी थी और हर सीमा लांघ गई। पछतावे के साथ खुद की बेवकूफ़ी पर शर्म और रोना दोनों आ रहा था। ललित को इससे ज़्यादा खुलकर नहीं बोल पा रही थी, पर शायद वो समझ गया था। उसने कहा, क्या तुम उससे मिलने चली गई थी या वो आया था? नहीं, मिलूंगी कैसे, वो मनाली में है, बस फ़ोन पर ही बात होती थी। ओह, फिर निकाल दो इन बातों को दिमाग से। जो हुआ वो फ़ोन पर ही बातों से हुआ ना। तुम मिली तो नहीं उससे, बस बात खत्म हुई। ये रो रो कर खुद को परेशान करना बंद करो, और तुम्हें जब भी बात करने का मन हो मुझसे बात करो। ये ऑनलाइन प्यार के चक्कर में मत पड़ो। ललित को दिव्या के बारे में और अपनी करनी के बारे में नहीं बता पाई। वो मुझे समझा रहा था और मैं बस इसी में लगी थी कि मैंने बहुत गलत किया है। विकास से अब कोई बात नहीं हो रही थी। गाये बगाए में और दिव्या बात कर लेते थे तो मैं विकास के बारे में पूछ लेती थी कि वो कैसा है, मुझे याद करता है या नहीं, मेरी बात करता है या नहीं। भले मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। शुरुआती 1 महीने वाला विकास और उसे लेकर मेरी फीलिंग्स मुझे हर वक्त रुला देती थी। उसकी याद मन कचोट जाती थी। हर बार अपने मन को समझाया कि नहीं कल्पना, तुझे रूह का साथी चाहिए था, जिस्म का नहीं। उसने तुझे झूठ कहा कि वो तुझसे प्यार करता है, पर मन उसे भूल नहीं पा रहा था। ललित तो पिछले 2 महीने से मुझसे रोज ही बात करता था। उसकी कोशिश यही रहती कि मैं सारी बातें भूलकर खुश रहूं। मेरे दिल को सुकून मिल ही नहीं रहा था। कभी अपनी की हुई बेवकूफियों पर रोना आता, कभी अपने अकेलेपन पर रोना आता, तो कभी किस्मत पर। उफ, ये विकास का भूत उतरता क्यों नहीं मेरे मन से। मैं बहुत परेशान चल ही रही थी। उसी दौरान फेसबुक मैसेंजर पर एक मैसेज आया, हाय, मैं राजीव गुप्ता, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपके फेस से ही आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकता हूँ। ये मैसेज देखकर मैं खुद को रिप्लाई करने से रोक नहीं पाई। मुझे लगा कि एक साइकोलॉजिस्ट ही मुझे मेरी परेशानी से निकाल सकता है। मुझे सच में एक मनोचिकित्सक की जरूरत थी। मैंने रिप्लाई कर दिया, हेलो, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा, क्या आप सही उत्तर देंगी? जी पूछिए, ये तो प्रश्न जानने के बाद ही बता सकती हूँ। 2 प्रश्न का उत्तर तो लोग फिर भी दे देते हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर जरा मुश्किल है, क्योंकि लोग उस विषय पर बात करने में सहज नहीं होते। आप पूछिए, कोशिश करूंगी कि आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये साइकोलॉजिस्ट है तो मैं इससे अपने विषय में भी बात करके मानसिक शांति पाऊंगी। कोई ना कोई हल ये जरूर बता देंगे। पहला प्रश्न, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? दूसरा प्रश्न, आपके लिए जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है?
तीसरा प्रश्न, संबंध बनाते समय किस अंक को सबसे ज्यादा मजा आता है? पति, रेस्पेक्ट और दिमाग। मैंने झट से तीनों के जवाब लिख दिए। थोड़ा विस्तार से अपने जवाब के बारे में बताइए। उधर से पूछा गया। जी, मेरे जीवन में जो कुछ भी है मेरे पति से है, चाहे सुख हो या दुख सब मेरे पति से ही जुड़ा हुआ है। और दूसरे सवाल का जवाब रेस्पेक्ट इसलिए है कि शायद मुझे ये कभी मिला नहीं, इसलिए ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरे सवाल का जवाब दिमाग। दिमाग कैसे? जब तक ब्रेन महसूस ही नहीं करेगा और बाकी पार्ट्स को सिग्नल नहीं देगा, मज़ा कैसे आएगा? शानदार जवाब दिया आपने, वाह! जी, अब बताइए आपने मेरी पर्सनैलिटी के बारे में क्या समझा? कल बताता हूँ। अगले दिन फिर से साइकोलॉजिस्ट राजीव का मैसेज आया। हेलो, क्या आप अभी फ्री हैं बात करने के लिए? हेलो, जी फ्री हूँ। आप बताने वाले थे कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है? मैंने रिप्लाई किया। जी, आप एक साफ दिल की महिला हैं, बातों को सीधा-सीधा बोलना पसंद करती हैं। वैसे एक बात कहूँ? जी कहिए। मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। अपनी लाइफ में बस एक ही महिला से प्रभावित था, मेरे सर की वाइफ, जिन्हें मैं भाभी बोलता हूँ। और अब आप भी मुझे उनकी तरह ही प्रभावी लग रही हैं। जी, मैंने इतना ही जवाब दिया। मैं सोच रही थी कि कैसे अपनी समस्या इनके साथ डिस्कस करूँ। कहीं इन्हें ये ना लगे कि मैं फ्री में कंसल्टेशन चाहती हूँ और इनकी उम्र भी कम लग रही है, क्या पता कितने साल का अनुभव है, मुझे मदद मिलेगी भी या नहीं। इन्हीं दुविधाओं को सोचते हुए मैंने आखिर पूछ ही लिया। आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरे मन को शायद उन्होंने पढ़ लिया। आपको क्या लगता है कि बहुत सालों की प्रैक्टिस वाले व्यक्ति ज़्यादा कुशल होते हैं? मैडम जी, इंसान को परखना आना चाहिए, उसे लोगों की समस्या समझकर उसका हल बताना आना चाहिए, उनका परसेप्शन क्लियर होना चाहिए। शायद पूछकर मैंने उनको हर्ट कर दिया था। मुझे लगता था कि अनुभवी व्यक्ति कुशल तो होते हैं, पर इनकी बात को नकारा भी नहीं जा सकता था कि परसेप्शन क्लियर होना चाहिए, वरना सालों की प्रैक्टिस के बाद भी सभी डॉक्टर सही इलाज नहीं कर पाते। मैं फिर भी जानना चाहती थी कि उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है। हम अपने दिमाग में बैठी चीज़ को इतनी आसानी से बदल भी तो नहीं सकते। फिर भी बताइए ना, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं अपने सवाल पर कायम थी। मैं अभी इग्नू से पढ़ाई ही कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है और एयरफोर्स में ट्रैफिक कंट्रोलर के जॉब में हूँ। 12 साल हो गए मुझे एयरफोर्स में। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता हूँ। मुझे लोगों को समझना अच्छा लगता है, इसलिए अब एमए कर रहा हूँ साइकोलॉजी में। मेरा मानना है कि किताबी ज्ञान से इतना अच्छा नहीं समझ जा सकता जितना लोगों से बात करके समझ सकता हूँ, और इस तरह ह्यूमन बिहेवियर को नज़दीक से समझने की कोशिश करता हूँ। राजीव जी का ये मैसेज पढ़कर मुझे लगा कि ये क्या मुझे समझ पाएंगे और क्या समझा पाएंगे, खुद ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है शायद। अब मैं क्या बताऊं इनको अपने मन के हालात। मैंने सिर्फ अच्छा लिखकर सेंड कर दिया। मैं जिन भाभी की बात कर रहा था वैसी महिला मैंने देखी नहीं आज तक, बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट भी हैं। आप भी मुझे ऐसी ही लगी। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरी किस बात में इनको मेरी इंटेलिजेंसी का पता चल गया। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो क्या मैं अपनी भाभी के साथ का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं? जी बताइए। अब वो अपनी तथाकथित भाभी जी के गुणगान करते हुए उनसे अपनी पहली मुलाकात बातचीत के बारे में बढ़ चढ़कर बताने लगे। भाभी जी मुझसे बहुत प्रभावित हुई, बोली, राजीव तुम बिल्कुल अलग हो। आज तक मुझे सब लोग आंखों से तोलते थे, तुमने पैर छूकर अपनी एक अलग इमेज बना ली है। काफी बात की उन्होंने मुझसे। फोन पर भी बात होने लगी, घर भी आना जाना होता था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, रात के 10 बज रहे थे। घर के बाकी सदस्य अपने अपने कमरे में थे। भाभी मुझे अपने कमरे में लेकर गई और वहां मुझे किस करने लगी। मुझे डर भी लग रहा था और उनकी हिम्मत पर आश्चर्य भी हो रहा था। वो बहुत साफ-सुथरी थी और सॉफ्ट सा परफ्यूम लगा रखा था। वो मुझसे संबंध बनाना चाहती थी। मुझे कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ। मैंने जल्दी से लिख कर भेजा। उफ़! ये तो कुछ और ही बात कर रहा है। अब इसके बात करने का मकसद मुझे समझ आने लगा। ये भी आम पुरुषों की तरह ही एक दिशा में चल रहा है। ओके, कोई बात नहीं, फिर बात करेंगे। मैं समझ गई, इससे मुझे कोई मदद नहीं मिलने वाली। बल्कि ये क्या चाहता है और बातों को किस दिशा में ले जा रहा है, ये मुझे अंदाज़ लग गया था। तीसरे दिन फिर से उसका मैसेज आया, हेलो हाउ आर यू। मैं सोच रही थी रिप्लाई करूं या ना करूं। विकास के साथ इस तरह की मेरी इतनी बात हो चुकी थी कि इन बातों से अब मुझे घबराहट नहीं हो रही थी। मन में ये विचार आया कि मैं भी देखूं ये कहाँ तक अपनी बात ले जा सकता है। हेलो, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, कल की मेरी बात का आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं तो क्या मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं? जी। इसके बाद उसने पूरे विस्तार से अपनी और उन भाभी के बीच हुई सारी बात लिख डाली। पढ़कर मुझे विकास ही याद आ रहा था और उसका पागलपन याद आ रहा था। इन दिनों मैंने महसूस किया था कि मैं विकास से जब जुड़ी थी उसने ना सिर्फ मेरी रूह पर कब्जा किया बल्कि मेरे शरीर की भूख भी जगा दी थी। इतने सालों से मुझे जो भूख महसूस भी नहीं होती थी अब मेरा शरीर मांगने लगा था। राजीव की चेट पढ़कर भी मैं उसी भूख को महसूस कर रही थी, रोना भी आ रहा था। मैं भी किसी से जुड़ी थी इस तरह। मैं अब राजीव से सब कुछ बताना चाहती थी। विकास से मेरी बात हो नहीं रही थी और ललित से ये बातें मैं खुलकर नहीं बता पा रही थी, पर इन दिनों मुझे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरी बातें सुने।
किसी अपने को नहीं बता सकती थी। राजीव अजनबी था और जैसी बात कर रहा था मुझे लगा कि इसे ही सब बता दूं। मदद मिले या ना मिले पर बेचैनी कम तो होगी, बोलकर सब मन से निकल जाएगा। अच्छा कौन था वो? अब राजीव भी इंटरेस्ट ले रहा था। विकास के बारे में बताते हुए मेरे अंदर वो पहले वाली ही खुशी हो रही थी। वो बहुत अच्छा गाता है, बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, ये सब ऐसे बता रही थी जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी सबसे फेवरेट चीज दोस्तों को दिखाता है। बहुत प्यार करती है उससे? राजीव ने पूछा। उसके इस सवाल पर दिल में अजीब सी हलचल हुई, आंख भर आई। हाँ, पर अब हमारी बात नहीं होती है। क्यों, क्या हो गया? वो अब जब उसका मन होता था तब बात करता था और सिर्फ एक ही बात करता था। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, पर अब सिर्फ जब उसे जरूरत होती थी तब याद करता था। मैं फिर से विकास को याद करके उदास हो गई। आंसू तो वैसे भी आंख में भरे ही रहते थे। राजीव से अब मेरी रोज बात होने लगी। उसका मैसेज आता और मैं रिप्लाई कर देती। ज्यादा बातें विकास को ही लेकर होती। मैंने अब तक विकास का नाम छोड़कर उसे बाकी सब बता दिया। ये भी कि विकास की बातें सुनकर मैं कैसे पिघल जाती थी। मेरी बातें सुनकर राजीव से विकास का नाम टार्जन रख दिया। वो उसे इसी नाम से संबोधित करता। विकास से बात मैं नहीं कर रही थी पर उसकी ही बातें हर वक्त कर रही थी। मैं राजीव से जानना चाहती थी कि वो क्यों मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा। क्यों अभी भी उससे बात करने के लिए मन झटपटाता है, उसे याद करके क्यों इतना रोना आता है। राजीव का कहना था कि अपने मन को मत रोको, जितना रोकोगी उतना ही तेजी से उसकी तरफ भागेगा। नहीं, बात नहीं करूंगी, वो फिर मुझसे सिर्फ वही बातें करेगा और मेरा मन और ज्यादा दुखी होगा। मैं फिर से उससे प्यार की उम्मीद कर बैठूंगी, उसे सिर्फ अपना देखना चाहूंगी, पर वो एक से बनकर रहने वाला नहीं है। सब जानती हूँ फिर भी उसे नहीं भूल पा रही। अच्छा ये बताओ कि प्यार क्या होता है? कैसे पता कि तुम मुझसे प्यार करती हो और वो नहीं करता? मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, बस इतना पता है कि पहली बार मन किसी की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन हुआ। किसी के एक मैसेज के इंतजार में रातों की नींद उड़ी हुई थी। उससे बात ना हो तो एक एक पल बेचैनी से गुजरता है। उसकी तस्वीर देखकर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो जैसा है मैंने उसे स्वीकार कर लिया था, खुद को उसे पूर्ण रूप से सौंप दिया था। जो बात सामाजिक दृष्टि से गलत है वो भी उसके साथ मैंने की, पर उसे दूसरी औरतों के साथ देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और वो मुझसे प्यार करता तो उसे भी तो ये सब महसूस होता। वो तो मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था और मेरे मन में भी भर रहा था कि जब तक शरीर साथ दे रहा है मज़े ले। उसके लिए ज़िंदगी के मज़े सिर्फ उस चीज़ तक ही सीमित हैं। हाँ, और मैं सिर्फ उस चीज़ के लिए उससे जुड़ी नहीं रह सकती। तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मुझसे भी इसी तरह जुड़े जैसे मैं जुड़ी थी। बातें करे मेरे घर परिवार की, अपने घर परिवार की, जो मुझे एहसास दिलाए कि मैं उसके जीवन में खास जगह रखती हूँ। जब भी फुर्सत हो मुझसे बात करे। ऐसा कैसे संभव है कि कोई हर वक्त तुम्हारे साथ रहे? दूसरे काम धंधे भी तो होते हैं ना लोगों के जीवन में। हाँ, बिल्कुल होते हैं। मैं कहाँ बोल रही हूँ कि वो हर वक्त मुझसे ही बातें करे। काम धंधा बंद करके। ये एक एहसास है, जब हम किसी से बात करते हैं तो पता चल जाता है कि किसी की जिंदगी में किसी की क्या अहमियत है। एक लगाव, एक अपनापन महसूस होता है। राजवी से बातें हो ही रही थी। वो अपनी भाभी का किस्सा सुनाकर जता ही चुका था कि बातों के पीछे उसके मन में क्या चल रहा है। एक दिन उसने बातों के बीच में कहा, पैर खोलो। उफ, ये दो शब्द पढ़कर एक झुरझुरी सी दौड़ गई बदन में। उस दिन मैं बातों में राजीव के साथ भी बहकती गई। मेरे शरीर को जरूरत थी। अब तक सब दबा था तो दबा था, पर विकास की लगाई आग अब मुझे जलाने लगी थी। राजीव से भी फोन नंबर का आदान प्रदान हो गया था। राजीव में एक बहुत अच्छी खूबी है की बातों को बहुत शांति से सुनता है। कभी बेटों की पढ़ाई की बात भी होती है तो भी अच्छी सलाह देता। उनसे बात भी करना चाहता, पर मैं ही मना कर देती कि उनको क्या बोलकर परिचय दूंगी। वैसे एक बार कॉल आने पर बेटे ने पूछा भी कि कौन है ये। मैंने बताया कि साइकोलॉजिस्ट हैं और एफबी पर मिले हैं। तो बेटे ने कहा, क्या मम्मी तुम भी कुछ नहीं जानती, किसी से भी बात कर लेती हो। मैं अव्वल दर्जे की बेवकूफ लगी, जो कि शायद फिलहाल मेरी करतूतों से मैं खुद को भी समझ रही थी। इसलिए मेरी हिम्मत दोबारा नहीं हुई कि बच्चों से राजीव की बात कराऊं। हालांकि वो मुझे अक्सर कहता कि अच्छा बात मत कराओ, पर उनको ये समझाओ वो समझाओ। राजीव से मुझे वो अपनापन, वो अटेंशन मिल रहा है जिसकी मुझे चाहत थी। ऑफिस में टी ब्रेक हो, लंच ब्रेक हो, वो 5-10 मिनट ही सही मुझसे बात करता। ऑफिस खत्म होने के बाद भी अपना स्कूटर स्टार्ट करने से पहले मुझे कॉल लगाता और फिर घर पहुंचने तक मुझसे बात करता। यहाँ तक कि घर पहुंचने से पहले उसे जो जो सामान लेता होता या सब्जी खरीदनी होती, सब में मैं भी उसके साथ रहती। बातों में तो माहिर ही है, बार्गेनिंग में भी बहुत माहिर है। सब्जी वाली को दीदी दीदी बोलकर अपनी बातों में उलझाकर अच्छा मोल भाव कर लेता था। एक दिन टमाटर बहुत बड़े बड़े थे तो राजीव ने उससे कहा, क्या दीदी इतना बड़ा बड़ा टमाटर रखी हो? इनको उठाकर पाकिस्तान पर मारे तो तोपगोलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा पाकिस्तान खत्म। चलो दीदी सही भाव बताओ। मैं सब सुन रही थी। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी और सब्जी वाली भी हंस पड़ी। ठीक है भैया, आप थोड़ा कम पैसा दे दो। देखा सही बोला ना मैंने, टमाटर भी कम भाव में ले लिए। क्या बोलती हो? ठीक ठाक खरीदारी कर लेता हूँ मैं।
वो मुझसे पूछता, अरे मैं तो तुमसे ट्रेनिंग ले रही हूँ, इतनी बार्गेनिंग तो मैं भी नहीं कर सकती, तुम्हारी बीवी बहुत खुश होती होगी तुमसे। मैं उससे कहती, एक दिन उसने दुकान से कुछ सामान खरीदा और दुकान वाले भैया से उसके कुत्ते की बहुत तारीफ की। अरे भैया, आपका कुत्ता बड़ा प्यारा है, क्या नाम है उसका? मैं तो जब भी गुजरता हूँ रुक कर उसको एक बार देख ही लेता हूँ। सच में बड़ा प्यारा है। जितनी देर सामान लेने में लगा वो कुत्ते की तारीफ करता रहा। दुकान वाला भी खुशी के साथ अपने कुत्ते के बारे में बताता रहा। दुकान से निकलते ही राजीव ने मुझसे कहा, जानती हो, इनके कुत्ते को मैंने ठीक से देखा भी नहीं है, बस पता है कि इनके पास एक कुत्ता है। अरे तो इतनी तारीफ कैसे कर दी फिर? मुझे आश्चर्य हुआ। बस ऐसे ही कर दी, तुमने सुना नहीं वो कितना खुश होकर बात कर रहे थे? अब कुत्ते के बारे में कौन उनसे बात करता होगा, मैंने किया, वो खुश हो गए और अब मुझे जब भी देखेंगे याद रखेंगे। वाह, तुमने एक बार में दो निशाने साध लिए, उनको खुश भी कर दिया और अपनी अलग पहचान भी बना ली। और क्या, जो दुनिया करती है वो मुझे नहीं करना, मुझे कुछ अलग करना अच्छा लगता है। मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ ब्रेन पर। उसके बाद राजीव अपने रिसर्च के बारे में विस्तार से बताता रहा। जब भी ऐसी कोई बात होती तो अंत में मुझसे पूछता, क्या लगता है तुम्हें, मैं कुछ अलग कर पाऊंगा? बिल्कुल अलग कर पाओगे। सबसे पहले तो विचार आना ही पहली सीढ़ी है। कितने लोगों को अलग करने का विचार आता है, सब तो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं। तुमने अलग करने का सोचा है और उस पर काम भी करते हो, जरूर कर पाओगे। मैं अपनी तरफ से प्रोत्साहित करती। रोज हमारी किसी न किसी विषय पर बात होती। ज्यादा वही बोलता, मैं कम बोलने वालों में से हूँ। वो ऐसी ऐसी बातें करता कि मेरी हंसी रुकती ही नहीं। उसकी एक ही बात गंदी लगती कि वो किसी भी बात का उदाहरण गोबर से देता। उसके कितने प्रकार होते हैं, आदि आदि। या मैं कहती भी कि छी छी, और कोई उदाहरण नहीं मिला तुम्हें? तो कहता कि इसमें छी क्या है? अरे भाई, ये तो नेचुरल है, सब करते हैं। मैं जितना छी करती वो उतना ही गोबर की बात करता। तुम ना ब्रेन पर रिसर्च करने की जगह गोबर पर पीएचडी कर लो। चिढ़ जाती हूँ मैं, मेरी चिढ़ में उसे मजा आता। अब तो उसने मेरा ही नाम गोबरमती रख दिया, छी। बार बात शुरू करता और गोबरमती। आज क्या किया? अगर दोबारा बोला तो मैं बात नहीं करूंगी। मुझे सच में गुस्सा आता उस नाम से। मैं तो बोलूंगा गोबरमती, कितना प्यारा नाम है, आज तक किसी ने नहीं रखा होगा। इतनी बार बोल चुका कि अब तो गुस्सा नहीं आता, पर मैं भी ढूंढ रही हूँ कोई गंदा सा नाम उसके लिए। ऐसा नहीं कि आजकल रजत मुझ पर चिल्लाते नहीं थे या मुझे विकास की याद नहीं आती थी, पर राजीव का दिन भर में 4-5 कॉल आ जाने से मुझे अच्छा लगता। तरह तरह की बातें करता, कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ की, कभी अपनी पोस्टिंग की, तो कभी अपने घर परिवार की। नाम से भी मैं उसके घर के सभी सदस्यों को जानने लगी थी। उसके बताए अनुसार सभी का स्वभाव भी पता चल गया था। राजीव ने एक दिन चैट के दौरान ये इमोजी भेजी, जिसे देखते ही मेरी रुलाई छूट गई। इस इमोजी का इस्तेमाल विकास करता था। आज विकास से बात बंद किए 2 महीने हो गए थे। यादें जहन में आज भी बहुत ताज़ा थी। मैं ही जानती थी कि किस तरह मैंने खुद को रोक रखा है विकास से बात ना करने के लिए। ये इमोजी मत भेजना कभी। क्यों? किसी की याद दिलाती है और मुझे ये देखकर रोना आ रहा है। किसकी? टार्जन की, हाँ। अरे तो क्या हुआ? अब साला तुम्हारा टार्जन जो करे हम सबको वो करना बंद कर देना चाहिए, क्यों? मैं भी ये इमोजी इस्तेमाल करता हूँ, समझी? उसके बाद जब भी राजीव से चैट होती वो इस इमोजी का इस्तेमाल करता। शुरू में तो बहुत दिल दुखता, पर बार बार इस इमोजी का इस्तेमाल देखकर मुझे रोना नहीं आता। राजीव का यह तरीका था मुझे चीज़ों को एक्सेप्ट करके नॉर्मल करने का। कभी कभी रजत की बातों से परेशान होती, या विकास की याद से परेशान होती, या इस बात से परेशान होती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो रोने के लिए मुझे राजीव का कंधा मिल जाता। कितनी बार उसके सामने मैं रोई हूँ, पर वो कभी भी उकताता नहीं। बहुत शांति से मेरी बात सुनता और बहुत समझदारी से समझाता भी। कभी कहती कि अभी बहुत रोना आ रहा है, बात नहीं कर पाऊंगी, तो जिद पकड़ लेता कि नहीं, अभी ही बात करनी है, बोलो क्या बात है, क्यों परेशान हो। इस तरह करके वो मेरे मन का सारा दर्द कहने पर मजबूर करता। मैंने ललित के अलावा उसके जैसा इंसान नहीं देखा जो किसी औरत का रोना इतनी देर बर्दाश्त करे और उसकी बात सुने। वरना रजत तो तुरंत चिढ़ जाता था कि बंद करो ये टेंस में बहाना। राजीव की और भी खूबियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो अपनी वाइफ और छोटे से बेटे का भी बहुत ख्याल रखता है, घर के कामों में भी मदद करता है। उसकी वाइफ भी जॉब में है तो शनिवार को पूरा दिन अपने बेटे को खुद ही संभालता है, बिना झल्लाए। उसको पेशेंस के साथ खाना खिलाना, उसको नहलाना, उसकी पोटी साफ करना, सब कुछ बहुत सहजता से करता है, जो कि मैंने रजत को कभी करते नहीं देखा। राजीव का ये रूप मुझे बहुत पसंद आता है। राजीव ने मेरे मन का सारा दर्द सुना और काफ़ी हद तक उसे मेरे मन से निकालकर मुझे मजबूत बनाया। हमारे बीच शुरुआत में 3-4 बार एडल्ट चैट और बातें भी हुई, पर अब उसका आवेग भी थमसा गया था। हमारे बीच अब वो सेकेंडरी मैटर रह गया था। एक दिन अचानक मैंने ट्रू कॉलर पर देखा, विकास के बहुत से बहन कॉल पड़े थे। अलग अलग दिनों के पिछले 15 दिनों में उसने बहुत बार कॉल लगाई थी। मैंने ये बात राजीव को बताई। 4-5 महीने बाद अब क्यों वो मुझे कॉल कर रहा है? जब मैं उससे बात करना चाहती थी तब तो बात नहीं करता था, फिर अब क्यों? देखो, पुरुषों की आदत होती है, वो अपने हाथ से कुछ भी जाने नहीं देना चाहते। इसलिए वो अब भी तुमसे जुड़ा रहना चाहता है। अपनी सुविधा अनुसार वो तुम्हारा इस्तेमाल करता रहेगा। ओह, पर जानते हो, मुझे उसके कॉल देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। इतने कॉल किए हैं उसने कि मुझे उसकी बात करने की बेचैनी दिख रही है।
अच्छा लग रहा है उसकी तड़प देखकर। देखना वो तुम्हें पाने के लिए अब और कोशिश करेगा, क्योंकि अब तुम उसके हाथ से छूट रही हो, बस इसलिए। के मन में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। मेरे मन में अभी भी आस थी कि विकास को मुझसे प्यार हो जाए। मन रोने को हो आया। अरे ऐसे के लोग इमोशंस में नहीं फंसते, बस अपने काम से मतलब रखते हैं। वो तब तक ट्राई करता रहेगा जब तक तुम बात ना कर लो। मेरी आंखों से आंसू निकल ही आए। अरे तुम अभी भी उसके लिए रो रही हो? साला हम इतने दिन से तुमसे बात कर रहे हैं, हमसे तो कोई ऐसा प्यार नहीं करता कि हमारे लिए रोए। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो, पर विकास के लिए जो फीलिंग्स महसूस होती हैं वो तुम्हारे लिए नहीं होती। मैंने रोते हुए ही कहा, हाँ भाई, उस जैसे लोगों को ही प्यार नसीब होता है, हम जैसे तो बस दोस्त बनाए जाते हैं। राजीव ने जिस तरह कहा मैं हंस पड़ी। इसके 2 दिन बाद ही रात को 10:30 के करीब डियो से वीडियो कॉल आने लगा मेरे फोन पर। विकास का था। देखते ही मैं घबरा गई, कॉल कट कर दिया और डुओ पर ब्लॉक कैसे करूं ये ढूंढ ही रही थी कि वो बार बार कॉल कर रहा था। आखिरकार मुझे ब्लॉक ऑप्शन मिल गया। मैंने ब्लॉक किया और राहत की सांस ली। इतनी ही देर में वो 5-6 कॉल कर चुका था। डुओ पर ब्लॉक करने के बाद मैंने उसे नॉर्मल कॉल किया। क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे कॉल मत किया करो। एक बार, बस एक बार व्हाट्सएप अनलॉक कर, लास्ट टाइम, फिर कभी नहीं करूंगा फोन। कुछ जरूरी बात है। उसकी आवाज में विनती जैसे भाव थे। उसने कई बार रिपीट किया। मैंने कहा ठीक है, बस लास्ट टाइम कर रही हूँ अनलॉक। मैंने व्हाट्सएप अनलॉक किया तो उसका झट से मैसेज आया, ना तड़पा रही है तू, तेरी पिक्चर्स और ऑडियो सुनकर काम चला रहा हूँ। उसने मुझे एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजी तब की, जब मैं उसके साथ खास पल में थी। सुनकर मेरा दिल डर से जोर से धड़कने लगा। बहुत घबरा गई। देख, मैं तुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये सब नहीं रखा है, बस सुनकर अपना काम चलाने के लिए रखा है। तूने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, बात ही नहीं करती। बस यही तेरी यादें मैंने संभाल रखी हैं। अब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पाया और खुद को समझाया कि डरना नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे फोन नंबर के अलावा इसके पास मेरी और कोई जानकारी नहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली और उसे लिखा, अच्छी बात है, रखे रहो ये सब, पर अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, बस थैंक्स ही कहूंगी कि तुम्हारी वजह से मैंने कुछ ही दिन ही सही पर जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसासों को महसूस किया है। जीवन भर तुम्हें नहीं भूलूंगी, पर अब तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है, सिर्फ उसके कारण मैं तुमसे जुड़ी नहीं रह सकती। मैसेज सेंड करके बिना उसके रिप्लाई का इंतजार किए मैंने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया। इतनी हिम्मत शायद राजीव के कारण ही मुझ में आई थी। वो हमेशा कहता था कि तुम अपने घर में सुरक्षित हो, जब तक तुम नहीं चाहोगी कोई तुम्हें घर से खींचकर नहीं ले जा सकता। 2 महीने बाद विकास ने मुझे मैसेंजर पर मैसेज किया अपनी नई आईडी से। वो मुझे ताने मार रहा था कि उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखा और मैंने क्या सिला दिया। मुझे पढ़कर बुरा लगा। मैंने लिख दिया कि हाँ, मैंने तुम्हारा बहुत फायदा उठाया, मैं ऐसी ही हूँ। विकास ने मुझे पहले भी कहा था कि मैं डाल डाल पर बैठने वाली और हर शाख का फल चखने वाली हूँ। उससे बात बंद करने पर मुझे यही सुनना पड़ा। खैर, मैंने भी मान लिया कि मैं ऐसी ही हूँ। कुछ दिन बाद उसने फिर से मैसेज किया कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी उसे बहुत याद आती है। दोबारा उसने रिकॉर्डिंग और पिक्चर्स की बात कही। मैंने अब तक मेरे मन में जो भी था उसे लिख कर भेज दिया। मैंने लिखा कि मुझे उससे प्यार की उम्मीद थी, पर वो मुझसे सिर्फ तभी बात करता है जब उसे संतुष्टि चाहिए होती है। उसने कहा कि ये मेरी गलतफहमी है, ऐसी बातें भी हम सबके साथ नहीं कर सकते। जिससे लगाव होता है या प्यार महसूस होता है, बस उसी के साथ कर सकते हैं, और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। विकास की ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता था। एक प्यार की उम्मीद में ही तो मैं बहती चली गई, पर अब विकास की बात पर यकीन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं उसके लिए बहुत रो चुकी थी और उस पर यकीन करके फिर से उसी दौर से नहीं गुजरना चाहती थी। वो मुझे उसके बाद भी कई बार मैसेज करता रहा। मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया। एक बार उसने कहा भी कि उसके पास बस 2 महीने बचे हैं। इस बात से मैं बहुत परेशान हो गई। फिर कई बार उससे पूछा भी कि उसने ऐसा क्यों लिखा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव को मैं सारी बात बताती रहती। उससे भी मैंने पूछा कि कहीं मैं उससे बात न करके बहुत बुरा कर रही हूँ क्या। उसने ऐसा क्यों लिखा कि उसके पास बस 2 महीने हैं? कुछ नहीं, वो बस तुमसे बात करना चाहता है, इसलिए लिख दिया होगा। तुम इतना मत सोचो। राजीव और ललित पुरुष हैं और पुरुष की मानसिकता को अच्छे से समझते होंगे। यही सोचकर मैंने अपना मन शांत कर लिया। हो सकता है कि विकास ने मुझे इमोशनल करने के लिए 2 महीने वाली बात कही होगी। वक्त बीत रहा है और धीरे धीरे मैंने खुद को मजबूत किया है। बहुत बड़ा सहयोग ललित और राजीव का रहा, पर मेरा भी प्रयास नगण्य नहीं था। राजीव से बात करते हुए 9 महीने हो गए थे। इन 9 महीनों में ये पहली बार था जब एक हफ्ते के लिए वो अपने घर गया। बेटे की पहली सालगिरह थी। मैं जानती थी कि राजीव परिवार के बीच में है, पार्टी की तैयारी में है, वो बहुत बिजी होगा। पर 3-4 दिन के बाद मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। महसूस हुआ कि उसने भी मेरे दिल में जगह बना ली है। उस बेचैनी में मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। इतना भी क्या बिजी होगा कि 5 मिनट भी बात नहीं कर सकता। मैंने अपने मन में कसम खाई थी कि मैं ये सामने से कभी फोन नहीं करूंगी। ये बात राजीव को भी पता थी। वो भी इस बात से निश्चिंत ही था कि कभी घर में हो और मेरा फोन आ जाए तो उसे ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ये एक हफ्ता मेरे ऊपर पहाड़ सा गुजरा। राजीव पर मैं अपना अधिकार समझने लगी थी, शायद इसलिए उसका फ़ोन न करना मुझे गुस्से से भर रहा था। लौटकर आने के बाद उसका मैसेज आया तो मैंने गुस्से से लिखा, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। तुम्हें 5 मिनट भी समय नहीं मिला बात करने के लिए, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। ना रहोगे ना उम्मीद रहेगी। ब्लॉक करने से तुम्हारे मन को शांति मिलती है तो कर दो ब्लॉक। उसने बस इतना ही रिप्लाई किया। ब्लॉक करके कैसे शांति मिलती? मुझे तो उससे बात करके शांति मिलती थी। अगले दिन जब बात हुई तो उसने बताया वहाँ सबके बीच में बिल्कुल समय नहीं मिलता था। पार्टी की भी तैयारी करनी थी और पहचान में एवं परिवार में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए मन परेशान था। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। पर इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मेरे मन में फिर से प्यार पनप रहा है? राजीव ने तो कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। मेरे मन में भी वो सिर्फ दोस्त ही था या दोस्त से थोड़ा बढ़कर। मुझे फिर से उन्हीं एहसासों को नहीं जीना था जो आज से साल भर पहले जिए थे। विकास के साथ वो 2-3 महीना मेरे लिए स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव दे गया था मुझे। आज भी उसकी यादों की चुभन पूरी तरह नहीं गई। मैंने खुद से वादा किया और खुद को इतना मजबूत किया कि राजीव के लिए भी जो फीलिंग्स बढ़ रही हैं, उसे बढ़ने नहीं दूंगी। वो दूसरे कामों में व्यस्त रखने की पूरी कोशिश करती, राजीव को सामने से कॉल बिल्कुल नहीं करती और किसी दिन अगर वो भी कॉल नहीं करता तो भी खुद को परेशान नहीं होने देती। मेरा प्रयास सफल हो रहा है। अब मुझे इंतजार भी नहीं रहता कि वो कॉल करे या ना करे। कॉल करता है तो खुश होकर बात कर लेती हूँ, नहीं करता तो भी शिकायत नहीं करती। पेंटिंग का मुझे शौक था कभी, अब अपने उसी शौक को खाली समय का साथी बना लिया है। मुझे खुशी हो रही है कि अब मैं मन से धीरे धीरे मजबूत हो रही हूँ। तो स्लो है पर हो रहा है। मेरी जिंदगी में 4 पुरुष आए जिनसे मैं नजदीक से जुड़ी। रजत के साथ 20 साल का सफर तय किया। अब भी सफर जारी है। मैंने अपना अतीत बांट लिया और बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। एक्सेप्ट कर लिया कि रजत ने मेरे साथ जो किया वो मेरा भाग्य था और विकास से मिलना फिर राजीव के संपर्क में आना लिखा हुआ था। रजत को अब मैं माफ कर देना चाहती हूँ अपनी मानसिक शांति के लिए। उसका व्यवहार मेरे साथ जैसा भी हो, पर बाहरी दुनिया में उसकी बहुत रेस्पेक्ट है जो उसने अपने व्यवहार, बुद्धि और क्रम से कमाया है। जरूरतमंदों की मदद से कभी पीछे नहीं हटता। कोई भी मदद के लिए आ जाए तो मना नहीं करता, चाहे आर्थिक मदद हो या किसी और प्रकार की। विकास को भी अब मैं दोष नहीं देती। मेरी कमजोरी थी जो मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई। बस विकास जैसे लोगों से एक विनती है, मेरे जैसी भावुक स्त्री को प्यार के नाम लेकर ना बहकाएं। शरीर की ज़रूरत है तो साफ बोलें। जिस स्त्री को ज़रूरत होगी वो आ जाएगी तुम्हारे पास, बाकी पहले ही किनारा कर लेंगी। मेरा अनुमान है कि मेरी उम्र की 80-85% स्त्रियां घरेलू उपेक्षा की शिकार होती हैं। जरा सा अपनापन उन्हें मिलता है और वो भावनाओं में बह जाती हैं। विकास को मैं ताउम्र नहीं भूलूंगी, न ही उस सुखद एहसास को जो उसने मुझे महसूस करवाया। उन एहसासों के लिए उसे धन्यवाद। राजीव को भी धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इतना वक्त दिया, मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाया। अब मैं जितनी स्थिरता पर पहुंची हूँ उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो जब तक मेरे जीवन में रहना चाहे एक दोस्त बनकर मुझे खुशी होगी। जिस दिन जाना चाहेगा मैं रोकूंगी नहीं। खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि उसके जाने के बाद ना टूटूंगी और ना ही फिर कोई नया कंधा तलाश करूंगी। एक शख्स और है ललित, जिसे मैं धन्यवाद देकर छोटा नहीं बना सकती। उसकी निस्वार्थ दोस्ती को अपना सौभाग्य मानती हूँ। मुझे पता है कि रोज मेरी उससे बात हो या ना हो, वो हमेशा मेरे लिए मौजूद है। भगवान ना करे कि उसे कभी कोई समस्या आए तो मैं भी उसी तरह उसके साथ रहूंगी। आज के समय में ऐसा दोस्त नसीब वालों को ही मिलता है और मैं हूँ नसीब वाली। मेरी ये कहानी समाज का आईना है। मेरे जैसी तमाम भावुक स्त्रियों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको परिवार में अपनापन नहीं मिला तो कहीं और भी नहीं मिलेगा। किसी अनजाने से इसकी उम्मीद करेंगी तो मेरी तरह बेवकूफ़ी ही करेंगी। सबके जीवन में ललित जैसा दोस्त नहीं होता, ना ही सबको राजीव जैसा कोई मिलेगा जो मजबूती प्रदान करे। ऐसे में सिर्फ बर्बादी है। भावुक स्त्रियों का फिर संभलना मुश्किल होता है। निदा फाजली जी की ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गई हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जब भी देखना गौर से देखना, हम अक्सर खुद को ही नहीं देखते, खुद के अंदर ही नहीं झांकते। मैंने अब जाना है कि मेरे अंदर एक गंभीर औरत, एक जिम्मेदार माँ, समर्पित पत्नी, एक आदर्श बहू, एक दोस्त है। विकास ने मेरे अंदर एक अल्हड़ कल्पना को जन्म दिया और अब मैं जान गई हूँ कि मेरे अंदर एक गंदी औरत भी है। मुझे इस बात को छुपाना नहीं है। मैंने उस गंदी औरत को स्वीकार कर लिया है। उसने जो गलतियाँ की उसे सुधारने में मैं उसकी मदद करूंगी। मेरी ये कहानी मेरे जैसी तमाम कल्पनाओं के लिए एक सबक है। जरूरी नहीं कि हम खुद अनुभव करें तभी सीखे। दूसरों की गलतियों को देखकर भी सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं, उन्हें ना दोहराने का। उम्मीद है कि इस गंदी औरत को भी लोग दुत्कारने की जगह अपनाएं और गलती सुधारने का मौका दें।